शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास, जबरदस्त, जिंदाबाद। दोस्तों, आज हम करेंगे ऐसे 610 जिसका नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। दोस्तों, हमने देखा कि ऑडिटर ने ना हमेशा किसी ना किसी का यूज़ किया ही है, किसी ना किसी के काम का यूज़ किया ही है। जैसे हमने देखा, जैसे 500 में हमने मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का यूज़ किया, उसके साथ में ही हमने देखा जैसे 620 में हमने ऑडिटर के एक्सपर्ट का यूज़ किया। उसके साथ हमने देखा जैसे 600 में भी हमने क्या किया, किसी अदर ऑडिटर का यूज़ किया। फिर हमने एक जगह पे 402 में, जैसे 402 में सर्विस ऑडिटर के टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट का यूज़ किया। तो भाई साहब, हम तो हमेशा किसी ना किसी का यूज़, किसी ना किसी के काम का यूज़ करते ही जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हमको ना किसी और के काम का यूज़ करना है या फिर उसका खुद का यूज़ करना है। कैसे करना है? देखो, यहाँ पे किसका यूज़ करना है, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर के काम का यूज़ करना है या फिर उसका खुद इंटरनल ऑडिटर को ही हमने क्या करना है, यूज़ करना है। तो आगे जाने से पहले समझो इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है एंड डीए डायरेक्ट असिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये वही चीज़ आती है जो हमने अभी तक देखी है। इंटरनल ऑडिट के चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन में क्या क्या काम होता है। तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस, तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल, यही सारा चीज़ जो है ना, यही सारा इसी का फंक्शन जो है ना। देखो, क्या चाहता है, कहना चाहता है कि अ फंक्शन ऑफ द एंटिटी दैट परफॉर्म्स एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज डिजाइन टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। दोस्तों, डेफिनेशन पूछेंगे नहीं तो इतना हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है। उसके बाद में डायरेक्ट असिस्टेंस का क्या मतलब होता है। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखो, यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स अंडर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। तो यहाँ पे बनता है तुम्हारा डायरेक्शन, रिव्यू एंड सुपरविजन, DRS, धोनी रिव्यू सिस्टम। बट हमको इसका शॉर्ट फॉर्म वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो समझिए दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, पता है क्या? एक तो हम उसके काम का यूज़ कर सकते हैं। उसके काम का मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने जो जो काम किया है ना, जो जो चेकिंग किया है, जो सारा चेकिंग किया है ना, वो चेकिंग हम ऑडिट में भी करते हैं। तो उसने अगर किया है ना, तो हम फिर से क्यों करें भाई साहब? तो वो, क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट है, तुम भी इंडिपेंडेंट हो, उसने काम पहले किया है ना, तो हम फिर से काम क्यों करेंगे? उसने किया है ना, तो उसका ही काम का यूज़ हमको कर सकते हैं। या फिर दूसरी बात ऐसी आती है कि तुम्हारे पास ना लोग बहुत कम है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज थोड़े से कम है, तो तुम क्या करते हो, इंटरनल ऑडिटर को बुलाते हो, भाई साहब तू क्या कर ले, तो हमारा थोड़ा थोड़ा काम कर ले। छटर मटर जो चीज़ आती है ना, जो हम आर्टिकल्स वगैरह को देते हैं ना, वो सारे काम तो क्या कर ले, तो कर सकता है ना। तो उसको क्या करेंगे, उसको बोल देंगे कि भाई साहब तो काम कर ले, ठीक है। तो ये बात आती है कि तुम्हारे पास दो चीज़ आती है, एक तो उसके काम का यूज़ कर लो तुम, या फिर उसका यूज़ कर लो तुम, उससे काम करवा के ले ले तुम। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, देखो, स्कोप ऑफ ऐसे 610 दिस ऐसे डील्स विथ एक्सटर्नल ऑडिटर का जिम्मेदारी क्या है, इफ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, जिसमें तुम्हारा क्या आता है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम का यूज in obtaining audit evidence and using internal auditors to provide direct assistance। मतलब क्या, इंटरनल ऑडिटर खुद आएंगे तुम्हारे पास एंड वो तुमको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट असिस्टेंस। तो देखो, डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या था, टू यूज इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स अंडर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। मतलब तुम उसको बुलाओगे, तुम उसको काम दोगे, वो काम करेगा, लेकिन तुम उसको डायरेक्शन, दिशा देने का काम तुम करोगे, उसको सुपरवाइज करने का काम तुम करोगे, एंड उसको क्या करोगे, उसके काम का रिव्यू भी तुम करोगे। तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, सुपरविजन करेगा एंड उसके बाद में रिव्यू भी करेगा, लेकिन काम कौन करेगा, इंटरनल ऑडिटर काम करेगा। तो इंटरनल ऑडिटर का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ताकि हम क्या कर सकते, कुछ ऑडिट के सिलेक्टिव ऑडिट के प्रोसेस हम क्या करेंगे, उससे परफॉर्म करके ले लेंगे। ये होता है तुम्हारा डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है। फिर जो इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया है ना, वो तुम्हारा क्या है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन का जो काम है ना, मतलब देखो, एक तो तुमने उसको बुलाया एंड उससे काम करवा के लिया, तो ये हो गया तुम्हारा यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। या फिर उसने काम किया है, उसने काम करके रख दिया है एंड उसका जो काम है ना, वो तुम क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो ये होता है तुम्हारा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अच्छा जी, तो सर इसमें हम क्या क्या देखेंगे? कुछ नहीं, चटर मटर सी चीज़ें हैं, कुछ फालतू फालतू सी चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आता है।
तो सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब हमारी जिम्मेदारी। हम जब उसका यूज़ करते हैं ना, उसके काम का यूज़ करते हैं या फिर उसका यूज़ करते हैं ना, तो इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने क्या चीज़ के ऊपर फोकस करना है, हमको क्या चाहिए उसके काम से, एंड हमारा जिम्मेदारी क्या होता है। तो भाई भाई जिम्मेदारी की बात अगर होती है ना, तो जिम्मेदारी की बात अभी कर लेते। जिम्मेदारी हमने देखा कि किसी भी ऐसे में जब तुम किसी और का काम यूज़ करते हो तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई जिम्मेदारी तो हमारी है, ओपिनियन एक्सप्रेस करने की जिम्मेदारी तो हमारी है, ठीक है। तो मोटा मोटी लेवल पे इतना बात तो आती है कि जिम्मेदारी तुम्हारी ही रहती है। अच्छा जी, उसके बाद में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये तो हमने देख लिया है, क्या देख लिया है, रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड इंटरनल कंट्रोल, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो ये इसकी तो कुछ फालतू सी चीज़ आती है। फिर हम देखेंगे इवेल्यूट करेंगे हम वर्क ऑफ वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, उसको यूज़ किया जा सकता है क्या फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, एंड डिटरमाइन करेंगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जितना यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम के बारे में दो चीज़ देखेंगे, इवेल्यूटिंग वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, उसको यूज़ किया जा सकता है क्या ऑडिट के पर्पज़ के लिए, एंड डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट, अगर यूज़ किया भी जा सकता है तो कितना किस नेचर में, क्या नेचर होगा तुम्हारा, क्या एक्सटेंट में तुम क्या करोगे, उसके काम का यूज़ करके लोगे। ये तो हो गई इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बाद में। फिर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, फिर तुम यूज़ करते हो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, एंड उसके बाद में बात आती है डिटरमाइनिंग वेदर इंटरनल ऑडिटर यूज़ कर सकते हैं क्या हम, टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, इसको याद रखने की जिम्मेदारी है क्या, इसको याद रखने की चीज़ है क्या, ये ओवरव्यू है भाई। ये तो बात करता है कि नीचे क्या क्या पॉइंट आने वाले हैं। देखो ये जो 1 वाला पॉइंट है ना, ये 1 वाला पॉइंट तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर जो 2 वाला पॉइंट है ना, वो 2 वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये कौन से पॉइंट है ना, उसका सीक्वेंस ऊपर दिया है मैंने, इसको इसको थोड़ी पढ़ते हैं भाई साहब, इसको थोड़ी पढ़ते। सर आपने ही पढ़ के दिखाया तो कोई बात नहीं ना, समझ में तो आया रहेगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। अच्छा जी, तो भाई साहब जिम्मेदारी की बात करते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, अब हम कौन है, एक्सटर्नल ऑडिटर है। हम क्या करेंगे, हम उसका इंटरनल ऑडिटर का यूज़ करेंगे। तो भाई साहब हमारी जिम्मेदारी तो बहुत सारी जिम्मेदारी है, हमारी ही होती है जिम्मेदारी, तो हमारी होती है क्योंकि पैसे तो भाई साहब मोटा मोटी लेवल पे हम ही खींचे जेब में रखते अपने, ठीक है। तो समझने की बात ये आती है कि एक्सटर्नल ऑडिटर हैज़ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस। तो भाई साहब इंटरनल ऑडिटर ना तुझे हेल्प करेगा, तुझे असिस्ट करेगा, लेकिन उसकी कुछ जिम्मेदारी नहीं है, उसका कुछ नाता संबंध नहीं है कि भाई साहब तू वो तेरे रिपोर्ट में आके वो कुछ करेगा, तेरे रिपोर्ट का कुछ पार्ट हिस्सा बनेगा, कुछ नहीं भाई साहब, इसमें कुछ रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। वो सिर्फ तेरे को मदद करने के लिए आ रहा है, वो सिर्फ तेरे को मदद करने के लिए आ रहा है। अगर तेरे को जमता है तो कर ले, नहीं तो उसको जान दे भाई, उसके उसके हिसाब से। उसने तो उसका इंटरनल ऑडिट कर लिया, जैसे हमने पूरा ऊपर इतना सारा इंटरनल ऑडिट देख लिया है ना, उसने उसका उसका काम कर लिया है, उसको घर जाने दे, शांति से सोने दे। लेकिन अगर तू उसको काम उसके काम का यूज़ करता है ना, जिम्मेदारी तो तेरा है पूरा, उसका कुछ जिम्मेदारी नहीं है। वो अगर कुछ गड़बड़ भी करता है ना तो भी तेरा ही जिम्मेदारी है भाई, उसका कुछ जिम्मेदारी नहीं है। इसका तेरे को काम कर यूज़ करना है तो कर ले, अगर नहीं करना है तो मत कर, ठीक है। तो जैसे ने बोला कि अगर करना है तो कैसे करते हैं हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा किसका, एक्सटर्नल ऑडिटर का, टू एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन, एंड जो कम नहीं होगा, बिल्कुल भी कम नहीं होगा, विच इज़ नॉट रिड्यूस बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर्स यूज ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन और इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस ऑन द एंगेजमेंट। चाहे तो उसके काम का यूज़ कर रहा है या फिर चाहे तो उसका खुद का यूज़ कर रहा है, दोनों केस में तुम्हारा जिम्मेदारी कम नहीं होगा भाई, बिल्कुल कम नहीं होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे इंटरनल ऑडिटर के, सॉरी एक्सटर्नल ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, जहाँ पे वेयर द एंटिटी हैज़ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। देखो तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि जब जब एंटिटी के पास में इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है ना, तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्या है, तुमको देखना पड़ेगा क्या तुम उसके काम का यूज़ कर सकते हो क्या, या फिर क्या तुम उसका यूज़ कर सकते हो क्या। एक चीज़ देख लो, टू डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन और डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिट कैन बी यूज। तो सबसे पहले देख ले कि तू उसके काम का या फिर उसका यूज कर सकता है क्या। तू पहले जाके देख ले कि अगर तू उसके काम का या फिर उसका, देख भाई तेरे पास दो चीज़ें, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का कुछ तो काम है तेरे पास, ये कैसा काम है सर, ठीक है। मान लीजिए ये लैपटॉप है, ये काम है उसका, ठीक है, ये काम तू यूज़ करेगा, या फिर वो बंदा जो है ना, वो बंदे का तू यूज़ करेगा,
ठीक है, सबसे पहले देख ले तो उसके काम का यूज़ करता है या फिर उसका यूज़ करता है। अगर तू उसके काम का यूज़ करता है ना, तो तुझे फिर देखना पड़ेगा कि भाई साहब उसका काम जो है ना, वो तेरे लिए, तेरे पर्पज़ के लिए एडुकेट है कि नहीं है। ठीक है, किधर गया? इफ़ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अरे if using the work of internal audit function determine whether the work is adequate for the purpose of audit, and जब तू using internal auditor to provide direct assistance, तो तुम देखना है तुमने क्या appropriately direct supervise and review their work। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे बात क्या बनती है, यहाँ पे बात बनती है कि अगर तू उसके काम का यूज़ कर रहा है एंड तू उसका यूज़ कर रहा है, अगर उसके काम का यूज़ कर रहा है तो तूने क्या देखना है, उसका जो काम है ना वो तेरे पर्पज़ के लिए, ऑडिटर के पर्पज़ के लिए एडुकेट है क्या। एंड अगर उसका यूज़ कर रहा है ना, तो भाई साहब उसको डायरेक्शन देने का जिम्मेदारी दे रहा है, उसको सुपरवाइज करने का जिम्मेदारी दे रहा है, एंड तो उसको रिव्यू करने का भी जिम्मेदारी तेरा है। ठीक है, तो ये चीज़ बनती है, ये चीज़ तुझे देखनी पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, उसके बाद में बहुत कुछ देखना है। हम नीचे आएंगे तो तुझे समझेगा कि यही चीज़ नहीं देखनी होती है, तुमको बहुत कुछ देखना होता है। जैसे कि ये जो बंदा है ना, ये तुझे देखना पड़ता है कि ये ऑब्जेक्टिव है क्या, ये कॉम्पिटेंट है क्या। तो ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, ये सारी चीज़ें तुझे देखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, तो इतना ही नहीं देखना होता है। आगे हम करेंगे बात, आगे हम करेंगे बात, किधर भागे चले जा रहे। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी होता है, फालतू सी बात। उसके बाद में हमने देखा है तुम्हारे पास क्या क्या आता है, कौन से काम आते हैं। गवर्नेंस का प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल एंड तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट। इसमें अभी जानने की ज़रूरत है क्या दोस्त, इतनी बार तो देखा है हमने इसको। अब बात आती है इवेल्यूटिंग वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। तो अब देख भाई, यहाँ पे तुझे समझने की बात है। अब तुझे देखना है क्या तू उसके काम का यूज़ कर सकता है क्या, एंड उसके काम का यूज़ है ना, तुझे एडुकेट है क्या तेरे ऑडिट के पर्पस के लिए। तो इसके लिए ना तुझे बेसिक लेवल पे तुझे कुछ कुछ बात जाननी होगी। ठीक है, द एक्सटर्नल ऑडिटर शाल डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। ये डिटरमाइन करने के लिए उसने तीन चीज़ें देखनी है। क्या, कौन सी तीन चीज़ें देखनी है? एक है उसका ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा है उसका कॉम्पिटेंस एंड तीसरा है उसका डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, एक है उसका ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा है उसका कॉम्पिटेंस एंड तीसरा है उसका सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। अगर ये तीन चीज़ है ना भाई, अगर ये तीन चीज़ है, तूने क्या करना है, इसका यूज़ करना है। अगर ये तीन चीज़ नहीं है तो उसका यूज़ नहीं करना है। सिंपल सी बात आती है, इतनी सिंपल सी बात है। तो भाई साहब अभी सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, कॉम्पिटेंस क्या होता है। अगर इसको नहीं समझोगे तो आगे जाने के लिए कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि होता है ऑब्जेक्टिव कुछ तो, होता है कॉम्पिटेंस कुछ तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है दोस्त। तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे नोट्स में एकदम एंड पे मैंने क्या किया है, प्रोनाउंसमेंट से ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने, दो पॉइंट्स ऐड किए हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, एंड दूसरी बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो बंदा जो है ना, इंटरनल ऑडिटर जो है ना, वो ऑब्जेक्टिव है, ये देखने के लिए तुझे क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, एंड वो जो है ना उसका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है, उसको देखने के लिए तूने क्या चीज़ देखनी है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि फालतू सी बात होती है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए आपका। लेकिन क्या होता है पता है क्या, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, यही स्टूडेंट को नहीं पता होता है, क्योंकि प्रोनाउंसमेंट तो दिया है एंड आईसीआई क्या कर रहा है, अभी गेम खेल रहा है, कुछ तो ऐसे अलग तरीके से क्वेश्चन बनाएगा एंड तुमको समझेगा ही नहीं कि भाई साहब एक क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स में से कहाँ से आया है। तो इस वजह से इसको तुमको रीड करना है, दिमाग में बैकएंड में रहने दो, एंड इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो तुमको अगर समझ में भी आता है ना क्वेश्चन कैसे पूछा है, तो इसके ऊपर तुम ऐसे ही लिख दोगे, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ ना, तुम ऐसे ही लिख दोगे एंड वो सही आ जाएगा। ठीक है, अब समझो कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम इंटरनल ऑडिटर को समझो। अभी तुम इंटरनल ऑडिटर को यूज़ कर रहे हो। अभी इंटरनल ऑडिटर जो है ना, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ये तुमने देखना है कि वो ऑब्जेक्टिव है एंड वो कॉम्पिटेंट है। ऑब्जेक्टिव माने एज गुड एज इंडिपेंडेंस, लेकिन कुछ कुछ फर्क होता है, उसको छोड़ दो तुम। तो एज गुड एज वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मतलब जो हमने अभी ऊपर देखा था, जो हमने चैप्टर में देखा था, चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था, चैप्टर में हमने देखा था कि भाई साहब वो जो बंदा है ना, वो उस डिपार्टमेंट का नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने बात करी कि तो अकाउंट्स वाला है ना, तो अकाउंट्स को चेक नहीं करेगा, या फिर अकाउंट्स में तेरा दोस्त नहीं होना चाहिए, अकाउंट्स में तेरा कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए अगर तू अकाउंट्स को चेक कर रहा है तो। या फिर तू क्या,
तू किसी के प्रेशर में आके अपना बायस में ओपिनियन नहीं देना चाहिए। तू किसी के प्रेशर में आके, जैसे हमने किसका एग्जांपल लिया था, सीएफओ का एग्जांपल लिया था। सीएफओ ने प्रेशर किया है कि भाई साहब मेरे डिपार्टमेंट के रिलेटेड तू क्या कर ले, कोई भी क्वेरी ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड को मत बता दे। तो ये सारी फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो तुम इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट सिर्फ माइंड में नहीं होना चाहिए, अपीयरेंस में भी होना चाहिए। ये बातें हमने करी है सबसे पहले, ठीक है। तो यही बात आती है कि यही ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो तुझे देखना पड़ेगा क्या ऑब्जेक्टिविटी के लिए कुछ थ्रेट है क्या, थ्रेट है क्या, मतलब क्या क्या ऐसी कोई चीज़ है क्या जिससे तुझे समझ में आ सकता है कि भाई साहब यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जैसे कि मैंने आपको एक जगह पे एग्जांपल दिया था, किधर तो मुझे याद नहीं किधर दिया था अभी ऊपर। हाँ, पीपल, एबिलिटी टू डील विद पीपल। जब हम क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर के बारे में बात करते थे ना, तो वहाँ पे हमने बात करी एबिलिटी टू डील विद पीपल। तो वहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं एक कंपनी का ऑडिटर था, स्टैट ऑडिटर था। तो मुझे क्या करना था, मुझे देखना था कि क्या मैं इंटरनल ऑडिटर के काम का यूज़ कर सकता हूँ क्या। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये इंटरनल ऑडिटर है ना, इसको अपॉइंट किसने किया है, ये कब से हमारी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर है। क्योंकि वो हमारा स्टैट ऑडिटर जब अपॉइंट हुए ना, उससे पहले से इंटरनल ऑडिटर था। तो हमने देखा कि भाई साहब कब से अपॉइंट हुआ है, इसको अपॉइंट किसने किया है। ऐसा करते करते मैंने बहुत सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद में मुझे ऐसा समझ में आता है कि इसका जो फाइनेंस मैनेजर है ना, ये जो फाइनेंस मैनेजर है एंड वो जो इंटरनल ऑडिटर है ना, वो दोस्त थे। वो एक ही गांव से आए हैं, वो दोस्त है। एंड वहाँ पे उन्होंने टेंथ तक एकदम अच्छे से एक एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही क्लास में पढ़े। तो मतलब एकदम चड्डी वाले दोस्त थे वो वाले। तो वो वाले दोस्त थे। तो भाई साहब अगर फाइनेंस मैनेजर कुछ गड़बड़ करता है, तो भाई साहब वो जो बंदा है ना इंटरनल ऑडिटर, वो तो नहीं बताएगा। कुछ भी हो जाए वो नहीं बताएगा। तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि इसका जो रिश्ता नाता है ना, वो रिश्ता नाता अगर वहाँ पे है, वो कंपनी में है, तो वहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा। अगर वो बाहर का बंदा है, अगर कंपनी का ही बंदा है ना, तो उसका नाता वो डिपार्टमेंट के साथ में नहीं होना चाहिए, वो डिवीजन के साथ में नहीं होना चाहिए। यही फालतू फालतू की बातें ऑब्जेक्टिविटी में आती है। तो देख भाई, इसको सिर्फ समझना है एंड आगे बढ़ना है। इसको तूने ध्यान में रखने की, तेरे को जितना ध्यान में रखना चाहिए था वो मैंने बता दिया, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर External auditors' evaluation of existence and significance of the threat to the objectivity shall include inquiry of internal auditor। तो क्या करेगा, इंटरनल ऑडिटर को जाके पूछ सकता है रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप दैट मे क्रिएट अ थ्रेट टू देयर ऑब्जेक्टिविटी। मतलब उसका कोई इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप है क्या। देखो, इंटरेस्ट भी हो सकता है या फिर रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट या रिलेशनशिप मतलब उसका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या फिर कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो वो है क्या, तो क्या कर ले, सबसे पहले जाके इंटरनल ऑडिटर को पूछ ले, ठीक है। इन सच इवेल्युएशन फॉलोइंग फैक्टर में बी रिलेवेंट। उसमें तेरे कुछ फैक्टर रिलेवेंट हो जाते हैं, जैसे एक्सटेंड टू विच द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रिलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। ये देखो, मैं इसको है ना इसकी वजह से बोल रहा था कि ऊपर जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सेम टू सेम है तुम्हारा, ठीक है। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट सेम टू सेम है। एक्सटेंड टू विच इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रिलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। तो ये क्या कहना चाह रहा है बात, देखो, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके जो रिलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है ना, तो वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर सपोर्ट करने चाहिए किसका, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। मतलब क्या बात आती है कि अगर एक कंपनी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, तो उसके जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है ना, उसने सपोर्ट करना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी। मतलब उसके पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स ऐसे डिजाइन होने चाहिए कि वो अपने आप इंटरनल ऑडिटर है ना, ऑब्जेक्टिव बन जाए। मतलब कि उसके पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में होना चाहिए कि उसका कुछ फैमिली पर्सनल मैटर कुछ नहीं होना चाहिए, उसको कुछ रेम्यूनरेशन के सिवा और कुछ पैसा नहीं मिलना चाहिए, और डिपार्टमेंट के साथ में, डिवीजन के साथ में उसका कुछ दोस्त नहीं होना चाहिए, एसोसिएट नहीं होना चाहिए। ये सारे जो पॉलिसी में ही डिज़ाइन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होनी चाहिए, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में ही डिज़ाइन होनी चाहिए। तो तुमको देखना पड़ेगा एक्सटेंड टू विच द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस क्या है, एंड रिलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स सपोर्ट करने चाहिए ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। उसके बाद में फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप विथ इंडिविजुअल्स वर्किंग इन और रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी टू विच वर्क रिलेट। मतलब कि अगर अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ में तेरा काम है, वर्क एंटिटी टू विच वर्क रिलेट, कौन सा वर्क है, कौन सा एस्पेक्ट है तुम्हारा, अकाउंट डिपार्टमेंट का है, तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है या फिर जो इंडिविजुअल वर्किंग है ना, उसके साथ में तुम्हारा फैमिली या फिर पर्सनल वाला रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए।
association with division or department in the entity, वो तुमको देखना पड़ेगा। मतलब कि क्या, उसके साथ में जैसे कि अब तुम नहीं हो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, लेकिन पहले तुम थे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एसोसिएशन अगर होता है ना, एसोसिएशन होता है डिवीजन या फिर डिपार्टमेंट को लेकर, तो भी वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। एंड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मतलब पैसे की बात आती है अदर देन तुम्हारा रेमुनरेशन वगैरह, अदर देन रेमुनरेशन ऑन द टर्म्स कंसिस्टेंट विद दोज एप्लीकेबल टू द अदर एम्प्लॉइज एट अ सिमिलर लेवल ऑफ सीनियरिटी। तो भाई साहब ऐसा कुछ रॉकेट साइंस में याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी बात याद रख ले कि एक्सटेंड टू विच इंडिपेंडेंट ऑडिट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस रिलेवेंट टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सपोर्ट करता है ऑब्जेक्टिविटी को। एक लाइन जो है ना उसको याद रख ले, क्योंकि ऊपर भी सेम टू सेम लाइन है। उसके बाद में तो क्या बात करता है, फैमिली पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एसोसिएशन डिवीजन डिपार्टमेंट के साथ में नहीं होना चाहिए, एंड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो तेरा ऑब्जेक्टिविटी ऐसा का ऐसा बना रहेगा। उसके बाद में एक्सटर्नल ऑडिटर्स इवेल्यूशन ऑफ लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ये भी बहुत फालतू की बातें करता है। जैसे कि ये बातें क्या करता है, ये बातें करता है कि देखो इंटरनल ऑडिटर जो है ना, कौन कौन किस किस को अपॉइंट कर सकते हो तुम, सीए को कर सकते हो, सीएस को कर सकते हो, या फिर प्रोफेशनल बॉडी का कोई मेंबर बोर्ड डिसाइड करके कर सकता है, ठीक है। अगर देखो इंटरनल ऑडिटर सीए है ना, तो भाई साहब उसका कॉम्पिटेंस क्या चेक करोगे तुम, वो तो कॉम्पिटेंट है ही, क्योंकि वो सीए है भाई साहब। फिर और एक बात बताइए कि हमने देखा क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, तो क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में तुम्हारे पास 11-12 का नॉलेज होना चाहिए, सीपीटी इंटरमीडिएट, फाउंडेशन इंटरमीडिएट का नॉलेज होना चाहिए, सीए फाइनल का नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। अगर वो सारा नॉलेज है उसके पास में, तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा, फिर उसको पता हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें है ना, यही सारी चीज़ें तुमको देखनी पड़ेगी जब तुम उसका कॉम्पिटेंस चेक कर रहे हो, वो कॉम्पिटेंट है क्या। अगर वो सीए है ना भाई साहब, तो कॉम्पिटेंट है ही है। देखो वेदर द इंटरनल ऑडिटर आर द मेंबर्स ऑफ रिलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी, जैसे तुम्हारा सीए है, सीएस है, सीएमए है, जो भी है, तो तुम्हारा कॉम्पिटेंट बन जाएगा। उसके पास में नॉलेज होना चाहिए क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जो है ना, उसका नॉलेज उसके पास होना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का नॉलेज होना चाहिए। मतलब बेसिकली वो जो क्वालिटीज़ है ना उसके पास होने चाहिए, उसमें जो हमारे अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एक्सपर्टीज़ वगैरह है ना वो उसके पास होने चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉम्पिटेंट बन जाएगा, क्योंकि उसको भी अब समझ में आ जाएगा कि अगर मेरा काम एक्सटर्नल ऑडिटर यूज़ करता है ना, तो भाई साहब मुझे उसको कैसे कैसे काम करके देना है, मुझे कैसे कैसे काम करना है। तो ये चीज़ आती है बेसिक लेवल पे। उसके बाद में उसके पास टेक्निकल भी चीज़ें होनी चाहिए, एडुकेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ऑडिटिंग, ठीक है। जैसे कि हमने वहाँ पे ही क्या बात करी थी, तेरे पास बिजनेस के लिए तुझे टेक्नोलॉजी वगैरह समझना पड़ेगा, टेक्निकल ट्रेनिंग, इस यहाँ से रिलेट होता है तुम्हारा टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह का पॉइंट। फिर तेरा ऑडिट में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ऑडिट तू प्रोफिशिएंटली तूने क्या करना है, ऑडिट वगैरह कंडक्ट करना है। इसके बाद में 2 पॉइंट जो है ना वो अलग से पॉइंट आते हैं। देख तेरे को पॉइंट वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे तू समझने की कोशिश कर कि अगर क्वेश्चन आ भी जाता है ना, तो हैंडल करेगा ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। मैं बोलता हूँ ना भाई, कर लेगा तू, भाई है ना, कर लेगा तू, ठीक है। तो यहाँ पे और 2 पॉइंट क्या आते हैं, वेदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली रिसोर्स्ड रिलेटिव टू द साइज ऑफ द एंटिटी। मतलब क्या, अगर कंपनी बहुत बड़ा है ना, मान लीजिए कि तुम जियो को ऑडिट करने जा रहे हो, जियो के इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हो, और वो जो कंपनी इतना बड़ा कंपनी है एंड तुम्हारे पास 4 लोग हैं, एंड 4 लोग मिलके तुम जा रहे हो जियो को ऑडिट करने, तो भाई साहब ऐसे ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे कैसे होगा भाई साहब। तो रिलेटिव साइज ऑफ एंटिटी देखो, एंड उसके हिसाब से इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली रिसोर्स्ड, ठीक है। तुमको देखना पड़ेगा कि भाई साहब वो जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ना, जितना कंपनी का साइज है ना उस साइज के हिसाब से तो है कि नहीं है। अगर वो साइज के हिसाब से है तो ही आगे बात बनेगी, नहीं तो भाई साहब कॉम्पिटेंट है, बहुत सारे एक्सपर्ट है, लेकिन 4 ही लोग हैं, कहाँ कहाँ पे जाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो ये बात आती है। उसके बाद में वेदर देयर आर एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज फॉर हायरिंग, ट्रेनिंग एंड असाइनिंग इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर को हायर करने के लिए, ट्रेन करने के लिए एंड असाइन करने के लिए तुम्हारे पास, किसके पास, एंटिटी के पास में कुछ पॉलिसीज वगैरह है क्या, वो तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटिटी के लिए तुमने, एंटिटी की तरफ से तुमने क्या देखना है, एंटिटी की तरफ से तुमने क्या देखना है, जितना बड़ा एंटिटी है ना उतने बड़े इंटरनल ऑडिटर है क्या, वो मैच करना चाहिए, तुम्हारा एडिक्वेट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एंड उसके बाद में जो एंटिटी के पॉलिसी वगैरह है ना, उसमें तुम देखो कि उसको हायर कैसे किया जाता है, उसको ट्रेन कैसे किया जाता है, उसको असाइन कैसे किया जाते हैं, इंटरनल ऑडिटर को असाइनिंग इंटरनल ऑडिटर, ये सारे तुम क्या कर लो, पॉलिसी वगैरह देख लो। फिर उसके बाद में तुम इंटरनल ऑडिटर को देखो, उसका ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग एडुकेट है क्या,
प्रोफिशिएंसी इन ऑडिट एडुकेट है क्या, उनके पास रिक्वायर जो नॉलेज होता है तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का, एंड वो जो है ना वो मेंबर ऑफ रिलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज है। तो ये बात आती है, ये बात क्या है, एक कॉम्पिटेंस की बात हो रही है। मतलब अगर तुमको कॉम्पिटेंस देखना है तो ये चीज़ देखो, तुमको ऑब्जेक्टिविटी देखना है तो ये चीज़ देखो। एंड अब आते हैं ऊपर, आइए आइए मुन्ना भैया, अब हमने क्या देखा, तुमको ऑब्जेक्टिविटी देखना है, कॉम्पिटेंस देखना है, एंड ये सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच है, एक ही पॉइंट है, इसको तुम भूल गए तो भी चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये पूरे ऐसे में एक ही बार आता है एंड जाता है, गायब होता है ऐसे ही, ठीक है। तो मेन मेन बेसिक चीज़ क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस। तो भाई साहब, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड उसका ऑब्जेक्टिविटी, ये दो चीज़ें तुम्हारे ध्यान में ही होनी चाहिए, एंड हो जाएगी जब तक ये तुम्हारा ऐसे खत्म होता है ना, तब तक तुम्हारे पूरे ध्यान में हो जाएगी, ठीक है। एंड वेदर सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच इज अप्लाइड इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल, ये बात क्या करता है, जो इंटरनल ऑडिटर ने काम किया है ना, उसने सिस्टमेटिक किया है, डिसिप्लिन अप्रोच उसने फॉलो किया है, तो अगर ये सब चीज़ें है ना तो उसके काम का यूज़ कर सकता है। अगर ये सारी चीज़ें एब्सेंट है ना तो उसके काम का यूज़ नहीं करना है। अब एब्सेंट है इसका मतलब क्या, एब्सेंट है इसका मतलब तेरे जो पॉलिसी एंड प्रोसेस है ना, एब्सेंट है मतलब देख, तेरा ऑब्जेक्टिविटी, तेरा कॉम्पिटेंस एंड तेरा सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। तो एब्सेंट है मतलब क्या, तेरी पॉलिसी एंड प्रोसेस सपोर्ट नहीं करते। तो हमने क्या बोला था कि तेरे पॉलिसी एंड प्रोसेस जो है ना वो सपोर्ट करने चाहिए ऑब्जेक्टिविटी को, अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब तो उसका काम का यूज़ नहीं करेगा। फिर हमने देखा लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस होना चाहिए, अगर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं होता है, लैक्स लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसका काम का यूज़ नहीं कर सकता है। फिर हमने देखा कि सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो होना चाहिए, अगर सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच अप्लाई नहीं किया जाता है तो तुम क्या करोगे, उसके काम का यूज़ नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात है, तुम उसके काम का यूज़ कब करोगे, कब नहीं करोगे। तो अगर ऑब्जेक्टिविटी देखना है तुमने, पॉलिसी एंड प्रोसेस है ना ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करने चाहिए, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देखना है तुमने, एंड उसके साथ में तुमने सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच उसने फॉलो किया है कि नहीं किया है, इतना देखना है। अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे, पॉलिसी एंड प्रोसेस अगर सपोर्ट नहीं करते ऑब्जेक्टिविटी को, नहीं तुम यूज़ करोगे काम। अगर सफिशिएंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं है तो तुम काम का यूज़ नहीं करोगे, अगर सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच अप्लाई नहीं किया है तो काम का यूज़ नहीं करोगे, बात खत्म। अब देखो, ये तो फालतू सी बात आती है जो तुमको बोलता है कि ऐसे ऐसे तुमने डिटरमाइन करना है कि उसका काम तुमने इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम तुम यूज कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या होता है पता है क्या, वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन नॉट बी यूज लेस of internal audit function work or perform more work directly by the external auditor। ये बात क्या हो रही है समझो, तुम उसके काम का यूज कम करोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम क्या करोगे, तुम अपना काम ज़्यादा करोगे, मतलब तुम्हारे प्रोसेस तुम क्या करोगे, एक्सटेंसिव प्रोसेस परफॉर्म करोगे, उसका काम कम यूज़ करोगे, इसका मतलब ही तुम क्या करोगे, तुम खुद से ज़्यादा प्रोसेस परफॉर्म करोगे। तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि कब तुम खुद से ज़्यादा प्रोसेस परफॉर्म करोगे, या फिर कब तुम इंटरनल ऑडिट फंक्शन का जो काम है ना उसको काम को कम यूज़ करोगे, या फिर यूज़ करोगे ही नहीं। वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड, कहाँ पे तुम उसका काम यूज़ नहीं कर सकते हो। देखो, एक तो तुम्हारा जो 2 पॉइंट हमने देखे ना, वो 2 पॉइंट तो हर जगह पे आएँगे। कौन से? पी एंड पी एडिक्वेटली सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी एंड लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है। लेस पी एंड पी एडिक्वेटली सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी मतलब पी एंड पी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स सपोर्ट नहीं करते ऑब्जेक्टिविटी को, एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है ना तुम्हारा वो कम है। अगर ये 2 चीज़ आती है तो तुम तो उसका काम यूज़ नहीं कर सकते, ये तो हमने ऊपर देखा। अब समझो, अगर किसी एरिया में तुमने रॉमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो, एंड वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एफएस में आ जाए, इसका जो रिस्क है ना ये तुमने असेस किया है, एंड तुमको समझता है कि भाई साहब अभी यहाँ पे रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, मतलब अभी एफएस में रॉमम है। अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे हाई रिस्क है, अगर हाई रिस्क है कि एफएस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो तुम ही बताओ मुझे, क्या तुम इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ करोगे क्या? अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है ना भाई साहब, तो तुझे खुद जाके देखना पड़ेगा, तो ऐसे अटर फटर किसी को यूज़ नहीं कर सकता है, तो खुद जाके तेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि जिम्मेदारी किसका है, तेरा है। अगर उसने काम अच्छे से नहीं किया एंड यहाँ पे मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकता है, तो कैसे ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, तेरे को ही नहीं पता, ठीक है। तो हायर असेस्ट रॉमम एट असर्शन लेवल, स्पेशल कंसिडरेशन गिवन टू रिस्क आइडेंटिफाइड एज अ सिग्निफिकेंट,
मतलब रिस्क अगर सिग्निफिकेंट है या फिर हायर असेट प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे तू क्या करेगा, इंटरनल ऑडिटर का यूज़ नहीं करेगा, इंटरनल ऑडिटर का या फिर उसके काम का यूज़ नहीं करेगा। मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व, जहाँ पे ज़्यादा जजमेंट इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट होता है, जहाँ जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट होता है ना, वहाँ वहाँ पे तू क्या करेगा, वहाँ वहाँ पे भी तू क्या करेगा, उसका काम यूज़ नहीं करेगा। जैसे कि तुम्हारा इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग रिलेवेंट ऑडिट प्रोसेस एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस गैदर। तो भाई साहब ये तेरा मोर जजमेंट कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ये मोर जजमेंट तेरे तेरे हिसाब से, मतलब ऑडिटर के हिसाब से, ऑडिटर के हिसाब से, सॉरी, ऑडिटर के हिसाब से जहाँ पे ज़्यादा जजमेंट लगेगा, जहाँ पे मोर जजमेंट लगेगा, जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगेगा, वहाँ पे तू इंटरनल ऑडिटर को इन्वॉल्व मत कर। तू खुद काम करेगा ना, तो तेरा जजमेंट जब लगेगा ना, तो जजमेंट तो तेरा होना चाहिए, क्योंकि साइन तू करने वाला है, साइन तू करने वाला है, पैसे तेरे को मिलने वाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा है, कुछ गड़बड़ आती है, कुछ गड़बड़ आती है आगे जाके, तो किसकी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे तो ये देखना पड़ेगा, अगर जहाँ पे जजमेंट लगाने हैं बहुत सारे या फिर सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाने हैं, तो वहाँ पे तूने क्या करना है, वहाँ पे तूने उसके काम का यूज़ नहीं करना है। तेरे जजमेंट कहाँ कहाँ पे लग सकते हैं, चाहे वो प्लान करते समय लगे या फिर परफॉर्म करते समय लगे ऑडिट के प्रोसेस। तो ऑडिट के प्रोसेस चाहे प्लानिंग करते हो तुम या फिर परफॉर्म कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, या फिर उसके ऊपर तुम क्या करते हो, एविडेंस को गैदर करने के लिए तुमको जजमेंट लगाना है। मतलब क्या, मतलब तुम अभी प्लान करने वाले हो, तो प्लान करने वाले हो कि तुमने कितने ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने हैं। तो ये जो प्लान करना है ना कि कितने प्रोसेस परफॉर्म करने हैं, अभी यहाँ पे तुम्हारा जजमेंट आएगा, तो जहाँ जहाँ पे ये जजमेंट आएगा ना तुम्हारा, तो उसको पूछ के करोगे क्या भाई साहब कि कितना प्रोसेस हम परफॉर्म करें। उसको कैसे पूछोगे, उसको नहीं पूछेगा ना, क्योंकि भाई साहब तुझे है ना, तुझे ऑडिट ऑडिट तू कर रहा है ना, तो तुझे करना पड़ेगा प्लान कि कितने प्रोसेस परफॉर्म करने हैं, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या होगा प्रोसेस का, ये सारी चीज़ें तू देखेगा। उसके बाद में या फिर तू परफॉर्म कर रहा है ना, वहाँ पे भी अगर तेरा जजमेंट लगाता है ना, अगर जजमेंट आ जाता है ना, तो कोई ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि तुम्हारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता है, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में तुझे जजमेंट लगाना पड़ता है कि भाई साहब किसको कंफर्मेशन भेजना है, कितने पार्टी सिलेक्ट करने हैं, इसमें से क्या क्या तुमको, कौन से असर्शंस को एड्रेस करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे भेजना है, पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजना है, नेगेटिव कंफर्मेशन भेजना है। तो जहाँ जहाँ पे ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है एंड उसमें तुझे जजमेंट लगने वाले हैं, वहाँ पे भी तू क्या करेगा, वहाँ पे भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम का यूज़ नहीं करेगा। या फिर मान ले कि वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स आता है, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स को इवेल्यूएट करने के लिए भी तेरे जजमेंट लगने वाले हैं, तो इवेल्यूटिंग द ऑडिट एविडेंस गैदर, उसके लिए भी तू क्या कर, मत कर, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज़ तू क्या कर, मत कर। ठीक है, तो सर कहाँ पे करना है, देखते ना भाई, आगे जाके देखते, देख ऊपर वाले जो चटर मटर पॉइंट है ना, वहाँ पे ही तू क्या कर सकता है, उसके काम का यूज़ कर सकता है, ऐसे बड़े बड़े लेवल पे उसके काम का यूज़ नहीं कर सकता है। तो भाई साहब समझ लो कहाँ पे तुमने क्या करना है, कहाँ पे तुमने काम का यूज़ नहीं करना है, कहाँ पे तुमने काम का यूज़ नहीं करना है, तो समझो बात, ये तो भाई सब तुम्हारा जजमेंट है, जहाँ पे तुम्हारा रिस्क है, एंड तुमको देखना है ऑब्जेक्टिविटी, एंड तुमको देखना है कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो जहाँ पे तुम्हारा सिग्निफिकेंट जजमेंट होता है, सिग्निफिकेंट जजमेंट होता है, तो वहाँ पे तुम क्या कर लो, मत यूज़ कर लो। जहाँ पे तुम्हारा हायर रोमम होता है, हायर रोमम होता है, तो मत कर लो। अगर तुम्हारा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स डू नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी, डू नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी, तो मत कर लो। एंड तुम्हारा लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, तो भाई साहब मत यूज़ कर लो। तो भाई साहब इसके लिए सर कुछ तो निमोनिक्स दे दो, वैसे ज़रूरत तो है नहीं लेकिन दे देते हैं। जब तुम्हारा जज रॉक करेगा ना, जब तुम्हारा जज रॉक करेगा ना, रॉक, रॉक, जब तुम्हारा जज रॉक करेगा ना, तो तुमने क्या करना है, तब तुमने इंटरनल ऑडिटर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि भाई जब रॉक आता है ना, तो भाई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबको तबाह कर देता है। ठीक है, तो जब तुम्हारा जज सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई भी जज है ना, वो जब रॉक करेगा ना, रॉक करेगा ना, तब तुमको इंटरनल ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम खुद ही, तुमने क्या करने हैं, सारी चीज़ें परफॉर्म करने हैं। सर बहुत फालतू की चीज़ें, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि तुमको अभी समझ नहीं रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको बताऊँ क्या, बताऊँ क्या तेरे को, बताऊँ क्या कितना इंपॉर्टेंट है, आजा बता देता हूँ।
ये देख, जजमेंट इन्वॉल्व, असेस रॉमम, ऑब्जेक्टिविटी, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। आ गया? रुक, अभी तो शुरुआत है। अमाउंट ऑफ जजमेंट, असेस रॉमम, ऑब्जेक्टिविटी, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। आ गया क्या? अभी रुक, अभी थोड़ी। सिग्निफिकेंट जजमेंट, हायर असेस रॉमम, सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी, लैक सफिशिएंट कॉम्पिटेंस। बताओ क्या? बताओ क्या? हो गया ना? कितना बताओ अभी? ए ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो भाई साहब यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें हैं जो बार बार आएंगी, हर बार आएंगी, और यही चीज़ है जो तुमको बताती है कि भाई साहब या तो तू इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तेरे पास, या फिर तेरे पास इंटरनल ऑडिटर है। अगर कोई भी चीज़ है ना, तो उसका काम कब यूज़ नहीं करेगा, या फिर उसको कब यूज़ नहीं करेगा, जहाँ पे तेरे पास जजमेंट है, जहाँ पे तेरे पास हायर असेस रॉमम है, जहाँ पे तेरे पास ऑब्जेक्टिविटी के लिए पॉलिसी एंड प्रोसेस सपोर्ट नहीं करते, या फिर लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, तो तूने क्या करना है, उसके काम का यूज़ नहीं करना है। तो सर, तो बताओ ना कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? अभी इतना बता दिया कि कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, तो एक बार बता दो कि कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो देख भाई, बहुत बहुत फालतू फालतू जो चीज़ें हैं ना, वहाँ वहाँ पे तू सिर्फ क्या कर सकता है, वहाँ वहाँ पे तू क्या कर सकता है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, उसके काम का यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे कौन से वाले पॉइंट है, मैं आपको बताऊँ कि ये पॉइंट तुमको रटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तुमको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम बताओ कि कहाँ कहाँ पे तुमको इंटरनल ऑडिटर के वर्क का तुम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे कि पूछेंगे, देखो इंटरनल ऑडिटर जो है ना, वो ऑब्जर्व कर रहा है इन्वेंट्री काउंट, वो कर सकता है क्या? ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमको। वो क्या कर रहा है? टेस्टिंग ऑफ द कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वो कर सकता है क्या? क्योंकि ये चीज़ है ना, ये देखो इंक्लूड है। इंक्लूड मतलब ये सिर्फ इतने पॉइंट नहीं हो सकते हैं, वो पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ तुमको रेफरेंस के लिए उन्होंने दिया है कि ऐसे ऐसी चीज़ आती है, वहाँ पे तो क्या तुम क्या कर सकते हो, इंटरनल ऑडिटर को यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही पॉइंट है, तुमको देखना पड़ेगा, तुमको जजमेंट लगाना पड़ेगा तुम्हारा कि तुम कैसे कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बताती है। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ये तो उन्होंने फिक्स बता दिया। जहाँ पे जजमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ है, या फिर कॉम्पिटेंस कॉम्प्रोमाइज़ है, वहाँ पे नहीं करना है। लेकिन कहाँ पे करना है, इसका तो लिस्ट भाई साहब पूरा लिस्ट बन सकता है बहुत बड़ा सा। तो उसको नहीं, तुमने तुमने इसको एज अ पॉइंट नहीं याद रखना है, इसको तुमने इस अप्रोच से देखना है कि भाई साहब इसमें से अगर क्वेश्चन आता है, जैसे देखो ऊपर क्वेश्चन आया है, कैन स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिलाई ऑन द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। तो ये चीज़ तुमको देखनी पड़ेगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे वो यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो देखो, वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड कहाँ पे, टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस जो है ना, मतलब तुम जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हो ना, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते समय तुम क्या कर सकते हो, उसके काम का यूज कर सकते हो। मतलब क्योंकि उसने तो भाई साहब, उसने तो इतना सारा कंट्रोल के ऊपर इतना सारा टाइम स्पेंड किया है, उसने देखा है कि भाई साहब रिस्क कहाँ पे है, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट कहाँ पे हो सकते हैं, डेविएशन कहाँ पे हो सकता है, कंट्रोल में गड़बड़ कहाँ पे है, एंड उसके ऊपर उसने इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन भी किए हैं, सजेशंस दिए हैं कि भाई साहब इसको ऐसे रिकमेंड करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो भाई साहब उसने तो बहुत अच्छे से टेस्ट किया है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। तो उसका जो काम है ना, उसको उसके काम को तुम यूज़ कर सकते हो। किसके रिलेटेड? टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। इसको पॉइंट सारे याद करने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो कि भाई साहब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं उसको, उसका काम वहाँ पे हम क्यों यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि जहाँ पे मोर जजमेंट होता है ना, या फिर सिग्निफिकेंट जजमेंट होता है, तो हम उसका काम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसका काम लिमिटेड जजमेंट में अगर इन्वॉल्व है, उसमें लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व है, तो हम कर सकते हैं ना। तो सब्सटेंटिव प्रोसेस मतलब क्या, तुम्हारे टेस्ट ऑफ डिटेल्स या फिर एनालिटिकल प्रोसेस, जहाँ पे तुम्हारा टेस्ट ऑफ डिटेल में तुम क्या करते हो, वाउचिंग करते हो, वेरिफिकेशन करते हो। तो कुछ ट्रांजेक्शन तुम सैंपल बेसिस पे डिटेल में चेक करवाने हैं तुमको। तो अगर ऐसा वाला काम है ना, ऐसा वाला काम है, तुम क्या कर सकते हो, उसके काम के ऊपर तुम रिलाई कर सकते हो, जहाँ पे लिमिटेड जजमेंट है। लिमिटेड जजमेंट है मतलब क्या, मान लीजिए कि उसको देखना है एजिंग, ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया है, तुमको रिसीवेबल का एजिंग निकाल के दिया है। अब तुमको पहले तो ये देखना है कि ये जो एजिंग आया है ना, वो सिस्टम के हिसाब से बराबर है कि नहीं है। अभी ये एजिंग जो है ना, नंबर्स जो है ना, वो सिस्टम में से ही अच्छे से आए हैं, ये देखना। तो भाई साहब ये तो कर सकता है ना, वो ये तो आर्टिकल भी कर सकता है, तो ये चीज़ वो कर सकता है ना। तो एक चीज़ उसको दे दो कि जहाँ पे जजमेंट नहीं है, कुछ जजमेंट नहीं है, उसको सिर्फ जाके चेक करना है कि ये नंबर यहाँ से आया है,
या फिर ऐसा तुमको काम है कि रिसीवेबल जो है ना, वो टोटल जितना रिसीवेबल का लिस्ट है ना, उसको तुमको ट्रायल बैलेंस के साथ में क्या करना है, मैप करना है। तो अगर ऐसा वाला काम है ना, तो तुम क्या कर लो, उसको दे दो काम, क्योंकि वो कर सकता है, उसमें कुछ उसका जजमेंट नहीं है, उसका सिर्फ पता है कि उसको ये करना है, करने को दे दो भाई काम, ठीक है। जैसे कि ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन्स थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसके हमारे एग्जांपल हो गए। रिसीवेबल का लिस्ट है, तुमको टेस्ट करना है, उसके अगेंस्ट में तुझे क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स को पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट, अगर इन्वेंट्री काउंट का ऑब्जर्वेशन है तो उसको तुम दे सकते हो। टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो देखो उसका जो इंटरनल कंट्रोल होता है ना, उसमें उसका इंपॉर्टेंट पोर्शन कहाँ पे आता है, तुम्हारा फाइनेंशियल, तुम्हारा ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस, लॉ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे कंप्लायंस तो भाई उसने अच्छे से किया है, उसने देखा है हर महीने जाके कि जीएसटी में कौन से महीने तुम्हारा लेट पेमेंट हुआ है, कौन से महीने पे उसने भरा नहीं है, उसने देखा है कि तुमने कंपनी ने एडवांस टैक्स का पेमेंट अच्छे से किया क्या, उसने देखा है पीएफ पीटी हर महीने का। तो उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उसने चेक करी है, ताकि उसका वो काम था। तो वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, उसके काम का यूज़ कर सकते हो, टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहले ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, फिर हमने देखा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, वाउचिंग वेरिफिकेशन जिसमें तुम्हारा लिमिटेड जजमेंट है, फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट, ट्रेसिंग ट्रांजेक्शंस थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद में टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऑडिट्स और रिव्यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी, कौन से वाले सब्सिडी, दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स, क्योंकि वो कंपोनेंट मटेरियल होते हैं ना, तो मटेरियल होते हैं तो मटेरियल होते हैं, तो तुम क्या करते हो, कंपोनेंट ऑडिटर का यूज़ कर सकते हो वो चीज़ में। अगर बहुत ही ज़्यादा मटेरियल होते हैं तो तुम खुद जाके ऑडिट कर सकते हो, लेकिन जो छटर मटर कंपोनेंट है जो तुम्हारे इसमें ऐड ही नहीं होते, तो बहुत ही कोई ब्रांच है जो एकदम मान लीजिए कि उसका ऑपरेशन नहीं है, पड़ा हुआ है, तो ऐसा अगर है ना जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट नहीं है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, उसका यूज करके ले सकते हो। ऑडिट और रिव्यूज ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट टू द ग्रुप, यहाँ पे ध्यान क्या देना है तुमने, फेयर दिस डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एस ए 600। तो एस ए 600 में हमने क्या देखा है, अदर ऑडिटर का जब हम यूज़ करते हैं, उसके साथ में यहाँ पे तुमने कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो तुम अगर अदर ऑडिटर का यूज़ करते हो तो वहाँ पे कर लो इंटरनल ऑडिटर का, एंड यहाँ का तुमको क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, उसके काम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ देखी हमने। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम डिटरमाइन कर रहे थे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड। तो तुमको देखना पड़ेगा कि कौन से नेचर का काम या फिर कितना काम तुम क्या कर सकते हो, उसका काम यूज़ कर सकते हो। ये देखने के लिए हमने क्या देखा, कंट्रोल्स उसने अच्छे से किए हैं, उसने लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लायंस अच्छे से किया है, उसके रिलेवेंट तुम क्या कर सकते हो, उससे काम करा के ले सकते हो। फिर ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन ट्रेस करना, फिर इन्वेंट्री काउंट का ऑब्जर्वेशन एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर जहाँ पे कम जजमेंट है, इसके बारे में तुम क्या कर सकते हो, उसका काम यूज़ कर सकते हो। कौन सा काम यूज़ नहीं कर सकते हो, जहाँ पे जज जो है ना रॉक करता है, मतलब मोर जजमेंट है प्लानिंग में, परफॉर्मिंग में या फिर एविडेंस गैदरिंग में। एंड उसके बाद में तुम क्या करते हो, रॉक करते हो। तो तुम्हारा रोमम जो है ना वो क्या है, हायर रोमम। ऑब्जेक्टिविटी जो है ना तुम्हारा, उसके पॉलिसी एंड प्रोसेस सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड कॉम्पिटेंस, लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है। कम्युनिकेट विद द TCWG हाउ एक्सटर्नल ऑडिटर हैज प्लान टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। 260 के हिसाब से ये सारी चीजें तुम क्या कर लो, TCWG को बता दो, ठीक है, TCWG को बता दो, ठीक है। अब ये यूजिंग द वर्क को हम थोड़ा 1 मिनट के लिए होल्ड कर लो। ये पॉइंट पढ़ो 4 नंबर का, क्या बात कर रहा है, टेलरिंग प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन इवेल्यूशन। तो द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑडिट प्रोसीजर शैल बी रिस्पॉन्सिव टू द एक्सटर्नल ऑडिटर्स इवेल्यूशन ऑफ, क्या मतलब, अभी तुमने देख लिया कि उसका कितना काम यूज करेगा, उसका कितना काम यूज कर सकते हो। अभी तुमको देखना है कि तुम उसका कितना काम यूज कर सकते हो, एंड तुम खुद को तुमको कितने प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो इस चीज के लिए तुमको क्या पॉइंट्स दिमाग में रहने पड़ेंगे, क्या पॉइंट दिमाग में रखने पड़ेंगे, वही जो हमने देखे। जज जब रॉक करता है तो तुमको उसका जरूरत नहीं है। तो जज रॉक करने के जो पॉइंट्स है ना, वही तुमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कौन से, जजमेंट इन्वॉल्व है क्या, रोमम कितना है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है। समझ में आया, इतनी सी बात है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑडिट प्रोसीजर्स
shall be responsive to the external auditor's evaluation. अब बात करते हैं हम पहले क्या बात करते हैं, हम यही पॉइंट को कैरी ऑन करते हैं। कौन सा पॉइंट है अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर को एज अ डायरेक्ट असिस्टेंस। अब हम क्या बात कर रहे हैं, डिटरमाइनिंग वेदर इंटरनल ऑडिटर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, मून लिमिटेड ऑफ विच यू आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैव एन इंटरनल ऑडिट बीइंग कंडक्टेड बाय एन आउटसाइड एजेंसी। अच्छा, किसी और बाहर वाला जो बंदा है क्या कर रहा है, इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कर रहा है। स्टेट द फैक्टर्स दैट वे कंसिडरेशंस इन ऑप्टिंग टू मेक यूज ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फॉर द पर्पज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो यहाँ पे तुमने देखना है कि कौन से फैक्टर है, तो कौन से फैक्टर हम देखते हैं, जज रॉक करता है कि नहीं करता है। तो यही बात आती है, यही बार बार वही बातें आएंगी और बार बार वही बातें तुमको लिखनी पड़ेगी। क्या बात आती है, अच्छी बात है ना भाई, वही बातें आ रही है। तो इन डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइंड टू द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, द एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कंसिडर करेगा, सबसे पहले हमने देखा क्या, जजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, प्लानिंग, परफॉर्मिंग एंड तुम्हारा एविडेंस गैदरिंग। ये तीन जगहों पे तुम क्या करोगे, उसका जजमेंट देखोगे, फिर रोमम देखोगे तुम उसका, असेस रोमम, फिर एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे भी कौन से पॉइंट आते हैं, यहाँ पे भी तुम्हारे कौन से पॉइंट है, जज रॉक करने वाले पॉइंट है, तो जजमेंट देखो, रोमम देखो, ऑब्जेक्टिविटी देखो, कॉम्पिटेंस देखो, बात खत्म, बात गई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंस तो तुमको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंस तो देखो, नवंबर, आरटीपी, एमटीपी, तो इंपॉर्टेंस तो है भाई, थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंस है। तो क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। OPQ Limited is a software consultancy business. The company had large balance of account receivables in the past years, which have been assessed as an area of high risk. सबसे पहले लास्ट ईयर में तुमने क्या बोला है, रिसीवेबल जो है ना वो एरिया ऑफ हाई रिस्क है। मतलब यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारा सिग्निफिकेंट जजमेंट आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। उसके बाद में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाज असाइंड विद द चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो तुमको क्या चेक करना है, देखो बात बदल लिए, जज्बात बदल लिया, बोला एक्यूरेसी ऑफ द एजिंग का स्पेलिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन में गड़बड़ है, वो कॉपी पेस्ट में जैसा था वैसा ही आ गया। तो यहाँ पे वहाँ पे गड़बड़ था, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है। तो एजिंग का स्पेलिंग को इग्नोर कर लो ये इस क्वेश्चन में। ठीक है, नीचे भी आएगा ऐसा एक दो जगह पे गड़बड़ वाला, एजिंग का ही जो है ना स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, तो भाई साहब इसको क्या बोला है, इसने बोला है कि एक्यूरेसी चेक करना है तुमको। चेक क्या करना है, सिर्फ एजिंग का एक्यूरेसी। तो उसमें उसको तो काम दे सकता है ना, वो तो काम दे सकता है। ऊपर इतना बोला कि एरिया ऑफ हायर रिस्क रोमम ज़्यादा है, तो जज रॉक में आर जो आता है ना, तो हायर असेस रोमम होता है। तो भाई साहब कैसे करेगा, लेकिन दिया काम क्या है, चटर मटर काम दिया है, एजिंग का एक्यूरेसी चेक करने के लिए दिया है। अरे नहीं सर, चटर मटर नहीं दिया है, एंड प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग। हाँ, अब बात कर सकते हैं हम, अब आता है ना मज़ा। अब बात क्या हो रही है, प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग। तो देख, अगर तेरा एक्यूरेसी है एजिंग का, एजिंग को चेक करना है कि एजिंग करेक्ट है क्या, एजिंग एक्यूरेट है क्या, इसको चेक करना है ना। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो काम दे सकता है। लेकिन वो एजिंग के बेसिस पे तुमको प्रोविजन देखना है, प्रोविजन बनाया कितना। अब जब प्रोविजन आता है ना तो जजमेंट आएगा, प्रोविजन आता है तो जजमेंट आएगा, प्रोविजन आता है तो जजमेंट आएगा। सर आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि देख प्रोविजन बनाना है ना, कि कितना बनाना है, 2%, 3%, उसने कितना बनाया है। ये क्या आता है तुम्हारा, अकाउंटिंग एस्टिमेट आता है भाई साहब, अकाउंटिंग एस्टिमेट आता है। तो ये जो अकाउंटिंग एस्टिमेट वगैरह की बातें जब होती है ना तो लग जाती है, तो तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, टू द इंटरनल ऑडिटर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस टू हिम, कमेंट। ठीक है, कमेंट कर लेंगे हम। और प्लीज एडवाइस स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन द एरियाज
इन विच डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी टेकन। या फिर तुम क्या कर लो, असिस्ट कर लो ऑडिटर को कौन से एरिया में डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लिया जा सकता। तो हमने पहले बात करी है कौन से एरिया में डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लिया जा सकता है, जब तुम्हारा जज रॉक करता है, ठीक है। तो देखो भाई, एक्सटर्नल ऑडिटर shall not use internal auditor to provide direct assistance to perform procedures जहाँ पे involve making significant judgment in audit related to higher assess ROMM where the judgment required in performing audit procedures or evaluating एविडेंस इज मोर देन लिमिटेड मतलब लिमिटेड जजमेंट नहीं है यहाँ पे, तुम्हारे जजमेंट जो है ना वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, जजमेंट ज़्यादा है तुम्हारे, ठीक है। एंड रोमम जो है ना वो हायर रोमम है। उसके बाद में सर हमने बोला ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, कहाँ पे पॉइंट है, नीचे पॉइंट है देखो, और एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज एन इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इफ देयर आर सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड द इंटरनल ऑडिटर लैक्स सफिशिएंट कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म प्रपोज्ड वर्क। तो मुन्ना भैया, ऑब्जेक्टिविटी देखो, कॉम्पिटेंस देखो, रोमम देखो एंड जजमेंट देखो, बात खत्म। इतने पॉइंट तो तुमको पता है, लेकिन यहाँ पे तुमको और थोड़ी चीज़, और थोड़ी 2 पॉइंट, बस 2 पॉइंट दोस्त, बस 2 पॉइंट तुमको क्या करने पड़ेंगे, और 2 पॉइंट तुमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। 2 पॉइंट में एक पॉइंट ऐसा है ना, एक पॉइंट ऐसा है जो तुमको ऐसे ही ध्यान में हो जाएगा। क्या बात कर रहा है, वो बोलता है कि रिलेटेड टू द डिसीजंस एक्सटर्नल ऑडिटर मेक इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 610। समझेगा तुमको, मतलब ऐसे 610 में जो एक्सटर्नल ऑडिटर डिसीजन लेता है ना, क्या डिसीजन लेता है, तुम क्या डिसीजन लेते हो कि भाई साहब उसके काम का यूज़ करना है कि नहीं करना है, किसके, इंटरनल ऑडिटर के काम का यूज़ करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो कितना नेचर होना है, क्या नेचर का कितना एक्सटेंट तक तुमने यूज़ करना है, ये डिसीजन कौन लेता है, एक्सटर्नल ऑडिटर। कहाँ पे, ऐसे 610 में। ये डिसीजन लेने के लिए तुम उसका यूज़ मत करो। मतलब देखो क्या लॉजिकल बात कही है इसने, ठीक है। मतलब तुम क्या करते हो, ऐसे 610 में ऐसा डिसीजन लेते हो कि भाई साहब इंटरनल ऑडिटर जो है ना उसके काम का यूज़ तुमने करना है क्या, इंटरनल ऑडिटर को तुम यूज़ कर सकते हो क्या डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए, एंड इसके लिए तुम उसको इन्वॉल्व करोगे क्या, मतलब उसको बुलाना है तुमने, उसको बुलाया तुमने इंटरनल ऑडिटर, भाई इधर आ, तू बता मेरे को मैं तेरे काम का यूज़ करूँ कि नहीं करूँ। मतलब ये डिसाइड करने के लिए कि मैं तेरा काम का यूज़ करूँ कि नहीं करूँ उसको इन्वॉल्व कर रहे हो तुम, या फिर ये डिसाइड करने के लिए कि भाई साहब तू मेरे साथ काम मैं तेरे को असिस्ट करूँ कि नहीं करूँ, मतलब तेरे से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करूँ कि नहीं करूँ, तुम क्या कर रहे हो, उसको पूछ रहे हो। नहीं ना भैया, नहीं ना भैया, वो डिसीजन तुम्हारा है ना यहाँ पे। वो जो एरिया है ना, वो जो प्रोसेस है ना, जहाँ पे क्या है तुम्हारा, जो रिलेट करते किसके साथ में, डिसीजंस एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद द ऐसे 610। तो जो डिसीजन तुमको लेने हैं ना, क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारा है, वो डिसीजन लेने के लिए वो जिम्मेदारी तुम्हारी है, वो डिसीजन तुम ले लो। वो डिसीजन लेने के लिए उसका यूज़ क्यों कर रहे हो, उसका यूज़ तुम मत करो, वो तो छोड़ दो, वो तो तुम जजमेंट वगैरह में तो तुम देख लो, लेकिन वो डिसीजन लेने के लिए उसका यूज़ मत करो, ठीक है। एंड दूसरा एक पॉइंट है, रिलेटेड टू द वर्क विथ विच इंटरनल ऑडिटर पहले से इन्वॉल्व है। ऐसा कोई काम जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर पहले से इन्वॉल्व है, एंड विच हैज़ ऑलरेडी बिन रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट और TCWG बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये समझने की बात आती है, यहाँ पे बात आती है कि अगर ऐसा कोई काम है जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर ने पहले से वो काम किया है, वो उसने पहले से रिपोर्ट दिया है किसको, TCWG को या फिर मैनेजमेंट को। तो अगर ऐसा कुछ काम है ना जहाँ पे उसने पहले से रिपोर्ट वगैरह दे चुका है, वो पहले से इन्वॉल्व था, तो उसको अब तू क्या कर ले, उसको अब तू इन्वॉल्व मत कर ले, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ो, आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है। तो गिवन केस में क्या है, गिवन केस में तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, एक है तुमको एजिंग का एक्यूरेसी चेक करना है एंड प्रोविजन का प्रोविजन चेक करना है। तो एजिंग का एक्यूरेसी चेक करता है लेकिन प्रोविजन नहीं कर सकता, ये तुम्हारा कंक्लूजन होना चाहिए। देखो इन्होंने कहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने देखते हैं, इन द गिवन केस वेयर द वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल इज असिस्ट as an area of higher risk, the statutory auditor could assign the checking of accuracy of aging to internal auditor providing direct assistance. However, because the evaluation of adequacy of provision based on the aging would involve more than limited judgment, तो उसमें judgment हो सकता है, it would not be appropriate to assign that लेटर प्रोसीजर्स टू इंटरनल ऑडिटर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। तो यहाँ पे भी उन्होंने भी सेम लिखा है कि अगर एजिंग है ना, एजिंग का एक्यूरेसी जो है ना, वो तुम क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारा प्रोविजन है ना, प्रोविजन वो है ना, वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू असाइन, तो उसको तुम असाइन नहीं कर सकते हो। ये भी यहाँ पे इन्होंने वैसे ही लिखा है। लेकिन सर
हमें आप बताइए। आपने हमको बोल दिया कि एक्यूरेसी ऑफ एजिंग चेक करना है, तो हमने मान लिया। आपने हमको बोल दिया कि प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग नहीं चेक करना है, ये भी हमने मान लिया। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमको कैसे समझेगा कि भाई साहब ये चीज़ जो है ना वो चेक करनी है कि नहीं करनी है, ये चीज़ असाइन करनी है कि नहीं करनी है, ये हमको कैसे समझेगा जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो मैंने बोला टेंशन मत ले ले, इसके लिए ना तुझे देखना पड़ेगा कि वो जो टास्क है ना वहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगते हैं कि नहीं लगते। सर आप हमें बताइए कि कैसे समझेगा कि ये जो प्रोविजन है ना, प्रोविजन मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो हमको कैसे पता कि अकाउंटिंग एस्टिमेट में सिग्निफिकेंट जजमेंट लगता है। तो मैंने बोला रुक एक मिनट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ओहो ओहो, जो बता देता है कि सिग्निफिकेंट जजमेंट जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, कहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट, कहाँ पे जजमेंट जो है ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं। एंड अगर वो चीज़ आ जाती है ना, तुझे बताना है कि भाई साहब यहाँ पे तो काम यूज़ मत कर। तो देखते, सिंस एक्सटर्नल ऑडिटर हैज़ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द audit opinion expressed, the external auditor need to make the significant judgment in audit engagement. Significant judgments include the following. क्या जजमेंट आते हैं? असेसिंग द रोमम। सर वही बात आ रही है, वही बात आ रही है। नहीं नहीं दोस्त, यही तो गड़बड़ है, ऑडिट सेम दिखता है नहीं। असेसिंग द रोमम, पहले जो बात हो रही थी ना जज रॉक की वहाँ पे जो रोमम था ना, वो रोमम था हायर रोमम, जहाँ पे तुमने असेस कर लिया है कि रोमम हाई हो चुका है, रोमम मार के फूक के हाई हो चुका है। लेकिन यहाँ पे तुम क्या बात हो रही है, यहाँ पे तुम असेस करने वाले हो, असेस कर रहे हो, असेस करना है तुमको कि रोमम जो है ना वो हाई होगा कि कम होगा। अभी ये जो असेस करने का जो प्रोसेस है ना, यही सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे तुमको जजमेंट लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे रिस्क देख, तुझे देखना क्या होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क कितना है, रिस्क कितना है तुझे असेस करना है। अभी ये जो रिस्क असेस करना है ना, इसमें तेरा खुद का जजमेंट लगता है। वो किसके बेसिस पे करेगा तू, तेरा प्राइमरीली अंडरस्टैंडिंग क्या है बिजनेस के बारे में, तेरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसा आता है, तुझे बाकी सारी चीज़ें कैसी आती है, इसके बेसिस पे तू क्या करेगा, देखेगा कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क कितना है, चांस कितना है कि इस एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। तो यहाँ पे तेरा प्रोफेशनल जजमेंट आता है। जो कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे ऑडिट तेरा आगे जाता है ना, तेरा वो रॉम चेंज भी होता है। तूने पहले असेस किया था कि भाई इसमें रिस्क नहीं है, फिर तूने बोल दिया कि भाई अभी इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तूने कोई टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने के बाद में, तूने कंट्रोल टेस्ट करने के बाद में, या फिर तूने कोई सब्सटेंटिव टेस्ट प्रोसेस सैम्पलिंग वगैरह चेक करने के बाद में तेरा असेसमेंट चेंज हो जाता है। तो जो असेस करते हो ना, तुम असेस करते हो ना, इसमें जजमेंट लगता है, इसमें तुम्हारा जजमेंट लगता है। तो तुम्हारा सिग्निफिकेंट जजमेंट कब होगा, तुम्हारे जजमेंट जो है ना वो सिग्निफिकेंट कब होगा, अगर इस एरिया को रिलेट करता है जहाँ पे तुम क्या करते हो, असेस करते हो रोमम को। तो रोमम को असेस करने का जो प्रोसीजर है ना, वहाँ पे तुमको सिग्निफिकेंट जजमेंट लगेगा। उसके बाद में इवेल्यूटिंग सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड। तो भाई साहब ये क्या बात हो रही है, ये बात हो रही है जो तुमने टेस्ट परफॉर्म करे है ना, जो तुमने टेस्ट परफॉर्म करे है ना, वो सफिशिएंट है कि सफिशिएंट नहीं है। मतलब तुम्हारा जो एक्सटेंट है ना, तुम्हारे पास ऑडिट के प्रोसेस के लिए क्या क्या होता है, ऑडिट के प्रोसेस के लिए तुम्हारे पास नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट होता है। तो नेचर तो ठीक है, तुम्हारा किस नेचर के ऑडिट के प्रोसेस रहेंगे। टाइमिंग में क्या आता है, टाइमिंग में तुम इंटरिम लेवल पे करोगे, पहले स्टार्ट में करोगे कि एंड में प्रोसेस परफॉर्म करोगे। एक्सटेंट में आता है कि तुमने कितना इन डेप्थ में जाके चेकिंग करना है, कितना इन डेप्थ में चेकिंग करना है। जैसे हमारा एक्सटेंट किस किस चीज़ पे आधारित होता है, जैसे हमने बात करी सैंपल, तुमने कितना सैंपल सिलेक्ट किया है, उसके आधार पे तुम क्या करते हो, टेस्ट कितने परफॉर्म करने हैं, मतलब सैंपल ही तुम्हारा टेस्ट परफॉर्म का सफिशिएंसी है। या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि तुम्हारा जो इंटरनल कंट्रोल है ना, अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, तुम क्या करते हो, तुम्हारे सब्सटेंटिव प्रोसेस कम करते हो। तो ये चीज़ तुमको देखनी पड़ेगी कि कितने प्रोसेस परफॉर्म करने हैं। जितने प्रोसेस तुमने परफॉर्म करे ना, जितने तुमने टेस्ट परफॉर्म करे हैं ना, वो सफिशिएंट है कि नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा जजमेंट आएगा। वो प्रोसेस जो तुमने परफॉर्म करे ना, वो सफिशिएंट है कि नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा जजमेंट आएगा। तो वो जो जजमेंट है ना, वो सिग्निफिकेंट जजमेंट है, वहाँ पे तो उसका काम, उसका यूज़ मत कर। उसको मत पूछ कि तूने कितना करना है, वो तेरा काम है। रॉमम प्रोसेस करना, कितना टेस्ट परफॉर्म करने हैं उसको देखना, वो टेस्ट जितने परफॉर्म करे ना वो सफिशिएंट है कि नहीं है, वो देखना, वो तेरा काम है। तो उसको मत पूछ, ठीक है। फिर बात आती है, हमने 570 में देखा था गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है ना वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, वो तुमको देखना पड़ेगा। तो इवेल्यूटिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, इसके बारे में भी तू इंटरनल ऑडिटर को नहीं पूछेगा। तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि उसने जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन लिया है ना,
गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट हो चाहे इनअप्रोप्रिएट हो, तो ये देखने के लिए तुमको देखने के लिए कि उसने जो मैनेजमेंट ने जो लिया है ना गोइंग कंसर्न का एजम्पशन, वो सही है कि नहीं है, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, वो तेरा कॉल है। क्योंकि भाई साहब वो बहुत बड़ी चीज़ है गोइंग कंसर्न, पूरा बैलेंस शीट चेंज हो सकता है वहाँ पे, तो उसका यूज़ मत कर। तो वो सिग्निफिकेंट चीज़ है पहले से, एंड तुझे जजमेंट लगाना पड़ेगा कि गिवन के सिनारियो में जो तुमको इवेंट कंडीशन आ जाते हैं ना, वो इवेंट कंडीशन को देख के तुम बोलते हो कि भाई साहब यहाँ पे मैनेजमेंट के पास प्लान कितना है, प्लान फिजिबल है क्या, ये सारी चीज़ें जो तुम देखते हो ना, यहाँ पे वो बात फिर से आती है कि यहाँ पे तू क्या कर ले, उसका गोइंग कंसर्न जो उसने एजम्पशन लिया है ना वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये तू डिसाइड कर ले। तू उसको मत बता, उसको मत पूछ कि क्या तू डिसाइड करना है तूने। उसके बाद में इवेल्युएटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, यही बात हो रही थी तुम्हारा प्रोविजन फॉर जो डेटर्स है ना, ऊपर हमने बात करी। तो जब तेरा अकाउंटिंग एस्टिमेट आता है, हमने 540 में अच्छे से बात करी अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो वहाँ पे तुमको याद आता रहेगा। जैसे प्रोविजन वगैरह, जो सारे प्रोविजन वगैरह होते हैं ना, वो तुम्हारे अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं। फिर हमने वहाँ पे फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट वगैरह के बारे में बात करी थी, वारंटी ऑब्लिगेशन के बारे में बात करी थी। वो सारी चीज़ें जो है ना, वो सारी चीज़ें, तो जब तू सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेक करता है ना, तो उसको यूज़ मत कर ले। क्योंकि वो अकाउंटिंग एस्टिमेट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट में तुम्हारे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होते ही होते हैं। वहाँ पे तुम्हारे एजम्पशंस भी होते हैं, ये सारी चीज़ हमने वहाँ पे देखी है। तो एजम्पशंस आते हैं, सिग्निफिकेंट जजमेंट आते हैं, सारी चीज़ें तुमको देखनी पड़ती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, इतना बड़ा ऐसे है वो, ठीक है। तो वहाँ पे तू उसका काम यूज़ मत कर, क्योंकि उसको तूने चटर मटर काम देने हैं भाई, ये बड़े बड़े काम तो तूने ही करने हैं। तो ये इसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाना पड़ सकता है तुमको, इसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पे तू तेरा काम जो है ना उसको नहीं देगा। उसके बाद में फिर बात आती है एफएस के बारे में, एंड उसके बाद में बात आती है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। तो एफएस में अगर कोई डिस्क्लोजर देने हैं ना, वो डिस्क्लोजर एडिक्वेट है कि नहीं है, तो उसको मत पूछ। क्योंकि भाई साहब डिस्क्लोजर अगर एडिक्वेट नहीं होते ना, तो सीधा सीधा तेरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है, ओपिनियन में जाता है। क्यों? क्योंकि एफआरएफ के हिसाब से तुमने डिस्क्लोजर एडिक्वेट है कि नहीं देखने हैं। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में हमने इसके बारे में बात करी थी। तो जो है ना, तेरा सीधा ओपिनियन के ऊपर इम्पैक्ट जाता है अगर डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है तो इसके बारे में तो उसको मत पूछ। या फिर अगर कोई मैटर अफेक्ट करते हैं ऑडिटर की रिपोर्ट को, तो तेरा रिपोर्ट है तो तेरा कॉल होगा, उसका कॉल नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर कैन नॉट आस्क डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर रिगार्डिंग दिस एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज़ के बारे में तुम क्या करोगे, उससे असिस्टेंस नहीं लोगे। ये बात आती है सिग्निफिकेंट जजमेंट के बारे में। सर समझ में तो आ गया, रोमन कोसेस करे तो हमारा कॉल है, फिर सफिशियंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म किए है हमारा कॉल है, गोइंग कंसर्न हमारा कॉल है, अकाउंटिंग एस्टिमेट हमारा कॉल है। उसके बाद में तुम्हारा क्या था, डिस्क्लोजर, एफएस में डिस्क्लोजर एंड मैटर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट। सर समझ में आ गया, अब हमको याद कराओ, अब याद कराओ हमको। तो भाई साहब देख, इसको याद कराने के लिए एक तो लॉजिकल फ्लो में जाते हैं। जैसे कि तुम स्टार्टिंग में तुम क्या करते हो, रोमम को असेस करते हो। तो असेसिंग रोमम, इसमें लॉजिकल फ्लो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक सीक्वेंस में पहले रोमम असेस करते हो, फिर तुम टेस्ट परफॉर्म करते हो, टेस्ट परफॉर्म करते हो। तो सफिशियंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, उसको टेस्ट परफॉर्म करके तुम क्या करते हो, फिर तुम्हारा एफएस बनता है। तो एफएस के लिए तुमने क्या देखने हैं, डिस्क्लोजर, एंड एफएस के बाद में तुम्हारा क्या जाता है, ऑडिट रिपोर्ट जाता है। तो ऑडिट रिपोर्ट के जो तुम्हारे पास अदर मैटर्स है, इस जगह पे तुमने क्या करना है, तुमने इंटरनल ऑडिटर का काम का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे इसके साथ में दो चीज़ आ जाती है। एक है तुम्हारी एक है तुम्हारी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एंड दूसरा दूसरा है तुम्हारा गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न जो उसका असेसमेंट है, अजम्पशन है, उसको चेक करने के लिए, या फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट को देखने के लिए। सर ऐसे याद नहीं होता है, ये पूरा फ्लो में नहीं बैठ रहा है अच्छे से, तो कोई बात नहीं। ये क्या देख रहे हैं हम, एक चीज़ देख रहे हैं हम, सिग्निफिकेंट जजमेंट कब होते हैं तुम्हारे, सिग्निफिकेंट जजमेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। सर ऐसे याद नहीं होता है, तो कोई बात नहीं दोस्त, याद करा देंगे हम, कोई टेंशन ना को। दोस्त तूने तीन पत्ती का गेम कभी खेला है क्या, तीन पत्ती? तीन पत्ती में कैसे होता है पता, कि मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, मैंने कभी खेला नहीं है, बट मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, तुम्हारे पास 3 कार्ड्स होते हैं, सामने वाले पार्टी के पास भी 3 कार्ड्स होते हैं।
ठीक है। तो कार्ड्स में कैसे होता है कि अगर एक ही पन्ना मतलब एक ही नंबर तुम्हारे तीनों कार्ड पे आता है ना, तो तुम्हारा पावरफुल कार्ड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वीन 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 क्वीन, किंग किंग किंग, या फिर एस एस एस, रानी रानी रानी, राजा राजा राजा, इक्का इक्का इक्का। अगर ऐसे तीन कोई भी आ जाते ना सेम ही कार्ड्स, तो तुम्हारे कार्ड्स पावरफुल होते हैं। या फिर ऐसा कुछ तो होता है कि एक लाइन में आ जाते हैं, मतलब 2 3 4 7 8 9, 8 9 10, ऐसे अगर एक लाइन में आते हैं ना, तो वो भी कार्ड्स पावरफुल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तुझे देखना पड़ता है, तू जब वो गेम खेलने बैठ जाएगा ना, तो गेम खेलने बैठ जाता है या फिर कसिनो में जाता है या फिर किधर भी, तो 3 पत्ते वगैरह खेल रहा है, तुझे देखना पड़ता है, तुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा गेम खेलने से पहले तुझे असेस करना पड़ेगा रिस्क। ठीक है। तुझे ये रिस्क असेस करना पड़ेगा कि रिस्क कितना है, रिस्क का कितना है तुझे देखना पड़ेगा। मतलब कि तू कितना पैसा लगा रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे पैसे के ऊपर खेला जाता है, तो कितना पैसा लगा रहा है, तो जितना पैसा तू लगा रहा है ना, वो तेरा रिस्क है। तो सबसे पहले देख कि तू कितना पैसा लगा रहा है। तो ज़्यादा पैसा नहीं लगाने का है, तो टाइम पास के लिए गेम खेलने का है, 10-20 रुपये लगा दे, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाने का है। तो ये रिस्क है तेरा, कितना तेरा रिस्क है, वो चीज़ देखने के लिए तू किसी और का यूज़ करेगा क्या? नहीं करेगा ना भाई। वो रिस्क तू दे रहा है, तो कितने पैसे लगाने हैं वो तेरी ज़िम्मेदारी है, तेरे पैसे तू लगा दे। फिर दूसरी बात, ये 3 पत्ती का गेम है ना, वो कितनी देर तक खेलना है, कितनी देर तक खेलना है। मतलब 1 बार खेला, 2 बार खेला, कितना टेस्ट तुमने क्या करना है, कितने टेस्ट को तूने परफ़ॉर्म करने हैं, ये बात भी किसकी ज़िम्मेदारी? तेरी। जब तक तेरे को मज़ा आता है तब तक तू खेलेगा, लेकिन एक तेरे को मज़ा कब आता है, कोई दूसरा डिसाइड कैसे करेगा? वो तो तू ही डिसाइड करेगा ना। तो सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफ़ॉर्म। फिर उसके बाद में तेरे 3 पत्ते होते हैं, उसके पास भी 3 पत्ती है। ये 3 पत्ते जो है ना तुम्हारे, तुम उसको शो नहीं करते हो, छुपे हुए रहते, उसके भी छुपे हुए रहते एंड तुम ऐसे ही पैसे लगाते रहते हो। अभी एक एक समय के बाद में तुम क्या करते हो, उसको शो कॉल करते हो कि भाई दिखा दे, शो कर दे, या फिर मैं शो करूँगा। ऐसी जो चीज़ आती है ना, तो इसके पहले तुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पहले तुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेट क्या करना पड़ेगा कि उसके पास कौन से वाले 3 पत्ते होंगे, मेरे पास कौन से वाले 3 पत्ते होंगे। तो मैं तुम्हारे पत्ते तो तुम देख लोगे, लेकिन उसके जो पत्ते हैं ना, उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि तुमको, कि तुम्हारे तुम्हारे जो पत्ते हैं ना, उससे पावरफुल पत्ते हैं कि कम पावरफुल पत्ते हैं। अगर उसके पास पावरफुल पत्ते रहेंगे तो वो जीत जाएगा। तो ये एस्टिमेट लगाना है ना, ये एस्टिमेट लगाना है ना, इसके लिए तुम किसी और का यूज़ करोगे क्या? नहीं ना, तुमको सोचना पड़ेगा, तुमको एस्टिमेट खुद लगाना पड़ेगा। एंड उसके साथ में कब तक खेल खेलना है, कब तक खेल खेलना है, कब तक चलते जाना है, कब तक कितने पैसे जब तक तुम्हारे डूब नहीं जाते, तब तक कब तक खेलना है, ये तुम्हारा क्या है, गोइंग कंसर्न। तो कब तक गोइंग करते जाओ, कब तक चलते जाना है ना, ये भी तुम्हारा पॉइंट, तुम्हारा ये भी किसका कॉल है, ये भी तुम्हारा कॉल है, वो उसका कॉल नहीं है। एंड साथ में जब तुम कसिनो वगैरह जाते हो ना, तो वहाँ पे तुमको डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि डिस्क्लोजर देना पड़ता है बोलो, या फिर तुमको कुछ टर्म्स कंडीशंस उसके रहेंगे, रीड करने पड़ेंगे। वो रीड करने के लिए डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए भी तुम क्या करो, तुम खुद जाके रीड कर लो, ऐसा मानो। या फिर एफएस में जो डिस्क्लोजर जाते हैं ना, एंड ऑडिट रिपोर्ट में जो मैटर जाते हैं ना, उसके लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो समझ में आया? तो सबसे पहले 3 पत्ती का गेम याद करो। ऐसे बहुत खराब चीज़ है, लेकिन याद करने के लिए बताना पड़ता है भाई, क्या क्या करना पड़ रहा है देखो। ठीक है। सबसे पहले कितने पैसे लगाने हैं, तुम्हारा रिस्क है, तो रिस्क तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके बाद में कितने देर तक खेलना है, कितने तुम्हारा टेस्ट होने चाहिए, वो कितने टेस्ट होंगे, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी। उसके क्या पत्ते होंगे, उसको एस्टिमेट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कब तक खेलना है, गोइंग कंसर्न तुम्हारी जिम्मेदारी है। एंड वो टर्म्स कंडीशंस को रीड करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब देखो, अब याद आता है क्या, अब याद आता है क्या? अब जो एग्जाम्पल बोला ना मैंने, तो उसको यहाँ पे तुम नोट डाउन कर सकते हो। 3 पत्ती करके तुम इसको जैसे भी तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हो, अगर तुमको याद होता है तो। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ आती है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि ये आ सकता है। ठीक है। ऊपर जो मैंने बोले ना, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको बोल दिया कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत है, इसकी वजह से इतना टाइम दे रहा हूँ। तो असेसिंग रोमम असेस करो। उसके बाद में सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म। उसके बाद में तुम्हारा क्या था, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट। गोइंग कंसर्न जो है ना, गोइंग कंसर्न का एजम्पशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। एंड डिस्क्लोजर इन एफएस एंड मैटर्स जो अफेक्ट करते हैं तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट को। ठीक है। भाई आओ अभी। अभी तक हमने क्या देखा, देखो हमने यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया था ना, कुछ बचा तो नहीं है ना, कुछ बचा तो नहीं है ना। यहाँ पे आ जाइए दोस्त। तो दोस्त, अभी तक तो हम देख रहे थे कि तेरे को उसका काम जो है ना, उसका काम का यूज़ करना है कि नहीं करना है, उस इंटरनल ऑडिटर का यूज़ करना है कि नहीं करना है। देख, अब तू यूज़ करने जा रहा है, अब तेरा हो गया, सब डिसाइड करके हो गया कि करना है कि नहीं करना है, जो भी है ना वो सब तेरा
डिसाइड करके हो गया, तूने डिसाइड कर लिया कि उसका काम का यूज़ करना है। अभी यहाँ पे भी कुछ-कुछ चीज़ आती है। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा सबसे पहले उसके साथ में डिस्कशन करना पड़ेगा, उसके साथ में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। दूसरी बात, उसके रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, डिटरमाइन करना पड़ेगा कि तेरे लिए उसका काम एडिक्वेट है कि नहीं है, ये चीज़ तो बची है अभी। उसके बाद में तेरे ऑडिट के प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड होंगे, जज रॉक करने के ऊपर, एंड तुझे कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करना पड़ेगा ऑडिट में, पूरे ऑडिट में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पॉइंट आता है डिस्कशन, डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन, डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा एंड कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर शैल डिस्कस द प्लान्ड यूज ऑफ इट्स वर्क विद द फंक्शन एज द बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटी। मतलब क्या, एक्सटर्नल ऑडिटर तुम हो ना, तुम क्या करो, उसके पास जाओ एंड तुम उसको बोलो कि भाई मैं तेरे काम का यूज़ करने वाला हूँ। तो उसको जाके बोलो कि मैं तेरे काम का क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ, ताकि तुम उसको बताओगे तो अच्छे से काम करेगा। तो यही तुम्हारा डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो तुम्हारे मॉडल में इतना एक ही लाइन है, बट तुम्हारे प्रोनाउंसमेंट में इन्होंने दिया है कि डिस्कशन में क्या क्या चीज़ आती है एंड कोऑर्डिनेशन में क्या चीज़ आती है। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला पोर्शन ऐड किया है, ताकि अगर आ भी जाता है ना, तुमको पता होना चाहिए। क्योंकि अभी आईसीआई का जो अप्रोच है ना, वो कैसा अप्रोच है कि भाई तू एक्चुअल में जब करेगा ना तो कैसे करेगा, वो अप्रोच है आईसीआई का। तो ये इस बेसिस पे ये पूछ सकता है कि तुझे डिस्कस करना है ना तो कर डिस्कस। अब तुमको थोड़ी एग्जाम में जाके पता है कि क्या डिस्कस करना है, तो इसको पढ़ना है, तुमको दिमाग में रहने दो, इसको याद नहीं रखना है, पढ़ना है, दिमाग में रहने दो। तुम वहाँ पे जाके अपने आप तुमको रिलेवेंट पॉइंट जो है ना वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन, इन डिस्कशन इट मे बी यूजफुल टू एड्रेस द फॉलोइंग। क्या क्या एड्रेस करना तुम्हारे डिस्कशन में तुमको यूजफुल होगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सच वर्क एंड ऑडिट कवरेज, मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, सैंपल साइज, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म एंड रिव्यू ऑफ रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो हमने ऑडिट में देखा था ना वही सारी चीज़ें है, बस वहाँ पे तुम क्या कर लो, डिस्कस कर लो। डिस्कस कर लो कि तुम्हारा नेचर क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, एक्सटेंट क्या रहेगा तुम्हारे वर्क का, ऑडिट में कवरेज क्या होगा, इसका ऑडिट कवरेज तुम कितना यूज़ कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे उसका उसका काम हो रहा है, इसमें मटेरियलिटी क्या है तुम्हारा, तुम्हारा मटेरियलिटी एफएस के लेवल पे, तुम्हारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी तुम्हारा कितना है उसको तुम बता दो। सैम्पलिंग साइज क्या है, प्रपोज मेथड ऑफ आइटम सिलेक्शन का मेथड कौन सा होगा तुम्हारा, ठीक है। रैंडम सिलेक्शन होगा, कौन सा होगा वो हमने देखा हुआ, सिस्टमैटिक सिलेक्शन, सैम्पल साइजेस तुम्हारे कितने रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा वर्क परफॉर्म का, एंड रिव्यू ऑफ रिपोर्टिंग प्रोसेस का रिव्यू। ये सारे फालतू की चीज़ें आती है, ध्यान में रखने दो। क्या, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट वर्क का, ऑडिट का कवरेज कितना होगा, मटेरियलिटी तुम बता दो ताकि उसको पता हो जाए कि कब कितना चीज़ है उसको देखना पड़ेगा। सैंपल साइज बता दो, सैम्पलिंग का मेथड बता दो, डॉक्यूमेंटेशन बता दो कि सारी चीज़ें तुझे डॉक्यूमेंट करनी है, ताकि तू डॉक्यूमेंट करेगा उसको ही मैं यूज़ करूँगा। ये सारी चीज़ें आती है, एंड रिव्यू ऑफ रिपोर्टिंग प्रोसेस, ये तुम्हारा डिस्कशन में ये सारी चीज़ें अगर एड्रेस होती है ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो रीड कर लिया। अभी कोऑर्डिनेशन इज इफेक्टिव, कोऑर्डिनेशन जो है ना इफेक्टिव कब होगा, अगर वो डिस्कशन है ना, ये जो हमने अभी देखा डिस्कशन, अगर वो टेक प्लेस एट अप्रोप्रिएट इंटरवल, मतलब ये डिस्कशन तुम्हारा हर बार होना चाहिए, हर महीने में होना चाहिए या फिर क्वार्टरली होना चाहिए, तो अप्रोप्रिएट इंटरवल में तुम दोनों का डिस्कशन होना चाहिए। एंड सिग्निफिकेंट मैटर जो है ना इन्फॉर्म टू ईच अदर, तो ऑडिटर को जो सिग्निफिकेंट मैटर समझते हैं उसने इंटरनल ऑडिटर को बताने हैं, उसको अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर समझते हैं तो वो क्या करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर को बताएगा। सर लेकिन ये सब क्यों करेगा, देख भाई, ये चीज़ समझाने से पहले मैंने तुझे एक चीज़ समझानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है अभी समझा देता हूँ। नहीं ठीक है छोड़ दे, उसको मैं बाद में कवर कर दूंगा, उसका टेंशन मत ले ले, ठीक है। वो एंड में आ जाएगा तुम्हारे पॉइंट्स, ठीक है। तो तुमको देखना पड़ेगा तुम्हारे जो सिग्निफिकेंट मैटर आते हैं ना, तुमको जो सिग्निफिकेंट मैटर आते हैं तुम इंटरनल ऑडिटर को बता दो कि ये सिग्निफिकेंट मैटर है, उसको जो सिग्निफिकेंट मैटर आते हैं वो तुमको बता देगा। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना एकदम मस्त, ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए अच्छे से, डिस्कशन अप्रोप्रिएट इंटरवल पे हो जाएगा तुम्हारा। गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट हर रोज आना चाहिए, तो अप्रोप्रिएट इंटरवल पे होना चाहिए। सिग्निफिकेंट मैटर जो है ना एक दूसरे के तुम क्या कर लो, एक दूसरे को बता दो। तो इन डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन, डिस्कशन में तुमने क्या बोलना है, एनटीई में तुम्हारा क्या है, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ सच वर्क एंड ऑडिट कवरेज, मटेरियलिटी देखो, तुम सैंपल साइज देखो, उसके बाद में तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखो एंड रिव्यू देखो। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, नहीं है, एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है, कभी आया नहीं आज तक और आएगा भी नहीं, लेकिन एमसीक्यू वगैरह आता है ना, ध्यान रखना है। उसके बाद में डिस्कशन किया, कोऑर्डिनेशन किया,
अभी गप्पे शप्पे हो गए, अभी क्या करो, रीड करो रिपोर्ट को। एक्सटर्नल ऑडिटर शुड एग्जामिन internal audit functions reports relevant to their planned use to understand the nature and scope of nature and scope of internal audit functions, procedures and findings। तो उनका प्रोसेस क्या है, उनकी फाइंडिंग्स कैसे है, उसके लिए तूने क्या करना है, उनके रिपोर्ट को एग्जामिन करना है। तो सिंपल सी बात है, उनका रिपोर्ट रीड करो ताकि तुमको चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर तुम डिटरमाइन करो कि उसका जो काम है ना, उसका काम तेरे लिए एडुकेट है क्या। अच्छा डिटरमाइन कर लिया, मान लीजिए डिटरमाइन कर लिया, आगे आ जाइए। तो तुम क्या कर लो, तुम्हारे ऑडिट के प्रोसीजर्स है ना, उसको टेलर करो। टेलरिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन इवेल्यूशन। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स प्रोसीजर शाल बी रिस्पॉन्सिव टू द एक्सटर्नल ऑडिटर्स इवेल्यूशन ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व। रॉमम क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है। उसके बाद में ये जो चीज़ है ना, उसको तुम कंटिन्यूसली इवेल्यूशन करते जाओ। एक्सटर्नल ऑडिटर also evaluate whether their conclusions regarding internal audit function and planned use of their work remain appropriate throughout the audit। मतलब क्या बोल रहा है ये कि तुम जो उसका काम वगैरह यूज़ करना है ना, तुमने उसको तुम क्या कर लो थ्रू आउट द ऑडिट, पूरे ऑडिट में तुम क्या कर लो, उसका काम वगैरह जो यूज़ करना है ना, उसको तुम क्या कर लो थ्रू आउट द ऑडिट करते जाओ, धोते जाओ। मतलब वो तुम कंटिन्यू तुम्हारा उतार चलता जाना चाहिए, ठीक है। अब सर ये जो क्वेश्चन है ना, सारा चैप्टर खत्म होने को आया है और ये क्वेश्चन जो है ना, तुम बीच बीच में छोड़े जा रहे हो। ऐसा क्या क्या है इस क्वेश्चन में, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, कोई करते। In the course of stat audit of Z Limited, its statutory auditors, having determined that the work of internal auditor is likely to be adequate for the purpose of statutory audit, अच्छा जी, wanted to use the work of internal auditor in respect of physical verification of asset। How should an evaluation be carried out of this specific work done by internal auditor? Review of internal audit function is a responsibility of statutory auditor। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है तेरे को, सबसे पहले इंटरनल ऑडिट का जो वर्क है ना, वो एडुकेट है क्या फॉर द पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या काम दिया है तुमने, क्या काम का यूज करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट। हाउ शुड, देखो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये देखो, हाउ शुड कैसे करेगा, इवेल्यूएशन टू बी कैरिड आउट ऑफ दिस स्पेसिफिक वर्क जो किया है इंटरनल ऑडिटर ने। तो इसका जो इवेल्यूएशन है ना, तुझे क्या चेक करना है, तुझे चेक करना है एडुकेसी, तुझे चेक क्या करना है, तुझे चेक करना है उसका जो काम है ना, वो एडुकेट है कि नहीं है। एंड ये जो एडुकेसी का इवेल्यूएशन है ना, वो इवेल्यूएशन कैसे कैरी होगा, उसका इवेल्यूएशन कैसे कैरी होगा, ये तुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इतनी सी बात आती है। तेरे को क्वेश्चन समझा क्या, क्योंकि इसका जब क्वेश्चन आएगा ना, तेरे को समझेगा नहीं उसके काम का यूज करना है क्या, कि उसका यूज करना है क्या, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, चल क्या रहा है। क्योंकि ये जो सारी चीजें देखी ना तूने, काम का यूज कब करना है, काम का यूज कब नहीं करना है, किसका यूज नहीं करना है, ये सारी चीजें तूने देखी है। इंटरनल ऑडिटर का यूज नहीं करना है, इंटरनल ऑडिटर के काम का यूज नहीं करना है। तो भाई साहब क्या क्या हो रहा है, तो तेरे को कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए मैं पहले बता दूं कि किसका क्वेश्चन है, एडुकेट है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन समझ, एडुकेट है क्या, मतलब तुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा कि उसने जो काम किया है वो काम एडुकेट है क्या, एंड उसको तू यूज कर सकता है क्या। समझ में आया, तो काम एडुकेट है कि नहीं है, ये देखने के लिए तूने क्या देखना है, तो देख अभी पढ़, सबसे पहले समझने की कोशिश कर। In determining adequacy of specific work performed by internal auditors in respect of physical verification of fixed asset, the external auditor shall perform sufficient audit procedures and evaluate करेगा। मतलब कुछ ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करेगा एंड उसके बाद में इवेल्युएट करेगा। क्या इवेल्युएट करेगा, देख पहले तो आता है स्कोप ऑफ वर्क, एंड रिलेटेड ऑडिट का प्रोग्राम आर एडुकेट फॉर द इंटरनल ऑडिटर्स पर्पस। मतलब तुझे एडुकेसी देखनी है ना, तो एडुकेट है कि नहीं देख। क्या, स्कोप ऑफ वर्क, मतलब स्कोप मतलब क्या आता है, उसमें कवरेज आता है। स्कोप मतलब क्या, कि उसमें क्या क्या चीज़ उसने चेक करी है, उसने जो चेक, उसने मान लीजिए अभी क्या एग्जाम्पल है, फिक्स एसेट है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, तो उसने क्या चेक किया है, उसने एफआईआर चेक किया है क्या, एफआईआर में उसने पूरा डेटा चेक किया है क्या, उसने क्या क्या चेक किया है, वो सारी चीज़ें, लोकेशन, नंबरिंग,
क्या क्या चेक, मतलब सब कुछ, डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन, सब कुछ, क्या उसने सब कुछ चेक किया या फिर उसने सिर्फ देखा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, मतलब सिर्फ उसको जो लिस्ट में मिला है उसको फिजिकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वही देखा है, या फिर उसका नंबर, डिप्रिसिएशन, बैकग्राउंड सब चेक किया है उसने। तो ये तुझे देखना पड़ेगा कि उसके स्कोप ऑफ वर्क में क्या क्या चीज़ आती है। अच्छा जी, वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन हैड बीन प्रॉपरली प्लान्ड, परफॉर्म्ड, सुपरवाइज, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड। तो उसका जो काम है ना वो उसको प्रॉपरली प्लान किया क्या, अगर तू करता तो भी क्या करता, प्लान करता, परफॉर्म करता, डॉक्यूमेंट करता, रिव्यू करता, डॉक्यूमेंट करता, ठीक है। तो प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज, रिव्यू, डॉक्यूमेंट, प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज, रिव्यू, डॉक्यूमेंट। तो उसने भी वही चीज़ करी है क्या, क्यों, तुझे देखना पड़ेगा ये देख। अगर उसने काम डॉक्यूमेंट नहीं किया है ना तो उसका डॉक्यूमेंट तू कैसे यूज़ करेगा, उसने डॉक्यूमेंट तो किया होना चाहिए। तो उसका डॉक्यूमेंटेड है क्या, उसने अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है क्या, उसके साथ में उसने देखना पड़ेगा तुझे उसने अच्छे से प्लान किया है क्या, क्योंकि अगर प्लान अच्छे से किया है ना तो उसको समझ में आएगा कि उसमें कि क्या क्या चीज़ आती है, क्या क्या चीज़ उसके कवरेज में क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। तो प्लान अच्छे से किया है तो परफॉर्म भी अच्छे से कर पाएगा, अगर प्लान अच्छे से नहीं किया है तो परफॉर्म भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो प्लान, परफॉर्म्ड, सुपरवाइज किया है, सुपरवाइज किया है, रिव्यू किया है, मतलब उसने देखा भी है, एक्चुअल में जाके सुपरवाइज किया है, उसने रिव्यू भी किया है कि जो काम हुआ है अच्छे से काम हुआ है, एंड उस सब को उसने डॉक्यूमेंट किया है। तो वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन प्लान हुआ है, प्रॉपरली परफॉर्म हुआ है, प्रॉपरली सुपरवाइज हुआ है, प्रॉपरली रिव्यू हुआ है, एंड प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी हुआ है। तो यूज़ कर सकता है, तेरे को कोई टेंशन नहीं है। ये सब करने के बाद में प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिव्यू, ये सब करने के बाद में तेरा ऑडिट का प्रोसेस परफॉर्म हो चुका है। अब तूने देखना है कि तुझे सही ऑप्टेन हुआ है क्या, मतलब तुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन हुआ है क्या, साई हैज बीन ऑप्टेन्ड। क्योंकि अब तो ये देखना पड़ेगा ना कि सबूत ऑप्टेन हुआ है क्या, टू एनेबल द फंक्शन टू ड्रॉ द कंक्लूजन। मतलब जब तेरा साई ऑप्टेन हो जाएगा तब तो क्या करेगा, तू नतीजे पे पहुंचेगा। तेरे पास सबूत ही नहीं रहेगा तो नतीजे पे कैसे पहुंचेगा। तुझे देखना पड़ेगा कि तेरे पास साई ऑप्टेन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो साई ऑप्टेन हुआ है तो अच्छी बात है, तो साई ऑप्टेन हुआ है तो तू क्या करेगा, तू नतीजे पे आएगा, कंक्लूजन्स रीच करेगा। एंड जो कंक्लूजन्स रीच करे है ना तुमने वो अप्रोप्रिएट है क्या, मतलब तूने साई भी देख लिया, साई देखने के बाद में साई से कुछ तो कंक्लूजन के ऊपर आया रहेगा। अभी मान लीजिए कि तुम्हारे पास है ना तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं 705 में मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो तुम्हारे पास साई ऑप्टेन नहीं होता है तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं, या तो क्वालिफाई करेगा या फिर डिस्क्लेमर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा कि उसने डिस्क्लेमर दिया है, जाना चाहिए तो क्वालिफाई। ठीक है, यहाँ पे ओपिनियन की बात नहीं हो रही, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ। या फिर उसने क्वालिफाई दिया है, जाना चाहिए था डिस्क्लेमर। तो उसने जो अल्टीमेट कंक्लूजन रीच किया है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि उसने बोला कि फिक्स एसेट जो है ना वो सब सही है, फिजिकल वेरिफिकेशन इसके हिसाब से है। तो जो कंक्लूजन दिया है ना वो अप्रोप्रिएट है क्या इन सर्कमस्टेंसेस, तो वहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से कंक्लूजन जो है ना उसका अप्रोप्रिएट है क्या। एंड कंक्लूजन जब तू इशू करेगा ना उसके बाद में रिपोर्ट इशू करेगा। एंड जो रिपोर्ट जो उसने प्रिपेयर किया है ना, जो उसने रिपोर्ट प्रिपेयर किया है ना वो क्या होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो उसको नतीजे मिले ना, उसको रिजल्ट जो मिले ना, जो उसने काम किया है उसके हिसाब से रिपोर्ट जो है ना कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एंड वो जो एक्सेप्शनल जो चीज़ आती है ना, यानी एक्सेप्शंस और अनयूजुअल मैटर जो है इतना, उसको तुमने क्या करना है, डिस्क्लोज बाय इंटरनल ऑडिटर्स आर प्रॉपरली रिजॉल्व। मतलब क्या, वो मान लीजिए कि फिक्स एसेट में एक चीज़ थी ना, वो एक चीज़ कुछ अलग ही था, वहाँ पे एक्सेप्शनल या फिर अनयूजुअल मैटर था। वहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे इम्पेयरमेंट था। तो अगर इम्पेयरमेंट आता है ना, इम्पेयरमेंट अगर देख, अगर इम्पेयरमेंट आता है ना तो सिग्निफिकेंट हो जाता है तेरा, जो सिग्निफिकेंट जजमेंट आता है तो उसको तो काम का यूज़ नहीं करेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि अगर वो इम्पेयरमेंट आ जाता है ना, अगर वो इम्पेयरमेंट आ जाता है तो एक्सेप्शनल मैटर वगैरह हो गया, अनयूजुअल मैटर हो जाता है। तो अगर वो ऐसा वाला चीज़ है ना तो उसको तुमने देखना है कि उसको प्रॉपरली रिजॉल्व किया है क्या। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक एसेट तुमको रिकॉर्ड में दिख रहा है लेकिन फिजिकली वेरीफाई नहीं है, फिजिकली वेरीफाई करने गए तो वहाँ पे नहीं है। तो वो क्या आता है, तुम्हारा एक्सेप्शन और अनयूजुअल मैटर आता है। तो वहाँ पे तुमने देखना है, वहाँ पे तुमने क्या देखना है, डिस्क्लोज बाय इंटरनल ऑडिटर, उसको प्रॉपरली रिजॉल्व किया है कि नहीं किया है, उसको प्रॉपरली रिजॉल्व किया है कि नहीं किया है। देखिए इम्पेयरमेंट वाला जो सीन है ना वो तेरा सिग्निफिकेंट जजमेंट में जाएगा, तो वहाँ पे तूने इंटरनल ऑडिटर के काम का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, मैंने बता दिया, अगर क्वेश्चन वगैरह आता है तो। ठीक है, ठीक है, हो गए सारे पॉइंट तुम्हारे। क्या क्या पॉइंट है सर, क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले कवरेज क्या है देख, स्कोप क्या है तुम्हारा, स्कोप दिख लिया। फिर जो काम तूने किया ना उसको अच्छे से प्लान किया है, अच्छे से परफॉर्म किया है, उसको सुपरवाइज किया है, उसको तुमने रिव्यू किया है, उसको डॉक्यूमेंट भी किया है, एंड वो सारे प्रोसेस परफॉर्म करके तुमको साई ऑप्टेन हुआ है। साई अगर ऑप्टेन हुआ है ना, तो साई ऑप्टेन हुआ है तो तुम, इतना साई तुमको ऑप्टेन हुआ है कि तुम
नतीजे पे पहुंच सकते हो, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। तुमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है ना वो अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टेंसेस में, हाँ जी अप्रोप्रिएट है, तो भाई कंक्लूजन आ गया। आप किसका वेट कर रहे हो, रिपोर्ट दे दो। तो रिपोर्ट भी दे दिया तुमने। रिपोर्ट जो दिया है ना वो रिजल्ट के साथ में, जो तुमने काम परफॉर्म किया ना उसके साथ में मैच करना चाहिए, उसके साथ में कंसिस्टेंट होना चाहिए। एंड अगर तुमको कुछ ऐसा एक्सेप्शनल वगैरह आइटम मिल जाते ना, उसको तुमने कैसे रिजोल्व किया है बाद में, ये भी क्या कर लो, ये भी तुम देख लो, ताकि तुमको समझ में आएगा कि जो काम है ना वो एडिक्वेट है कि नहीं है। बाबू मोशाय, बाबू मोशाय, ये है तुम्हारा एडुकेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क। सर इतने प्रोसीजर परफॉर्म करने से अच्छा है तुम खुद जाके फिजिकली वेरीफाई कर लो, ठीक है। ऐसा किसी को आ सकता है डाउट भाई, ठीक है, वैलिड है भाई क्या। तो अगर उतनी प्रोसेस उधर कर देता, उतनी प्रोसेस उधर परफॉर्म कर देता तो तेरा काम हो जाता। उसके लिए क्यों यूज़ करना है, ठीक है। मेरा भी तो यही क्वेश्चन है, क्यों यूज़ करना है भाई साहब। उतना अगर है ना तो अगर उतना ही एफर्ट्स, उतने एफर्ट्स तो इतने में तो तेरा फिजिकली वेरीफाई करके हो जाता है सेट, ठीक है। बट क्या कर सकते, है तो है, है तो है। अगर तुमको यूज़ करना है ना, तुमको काम कम करना है तो तुमको दूसरा कुछ तो काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा वही काम करेगा तो तुम क्या करोगे, ठीक है। तो इसकी वजह से तुम देखो कि उसने जो किया है ना वो एडिक्वेट है क्या, उसने जो किया है ना वो एडिक्वेट है क्या। एडुकेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस वर्क, वर्क, ठीक है। तो इसमें तुम क्या क्या चेक करोगे, सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम स्कोप चेक करोगे, स्कोप चेक करोगे। स्कोप चेक करने के बाद में तुम क्या करोगे, स्कोप चेक करने के बाद में परफॉर्म करोगे। परफॉर्म में तुमने क्या देखना है, प्लान, प्लान्ड, रुको, प्लान्ड, परफॉर्म्ड, सुपरवाइज्ड, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड। इसमें से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेड है, प्लान्ड है, परफॉर्म्ड है, ठीक है। तो तुमने परफॉर्म वगैरह कर लिया, अब तुमको क्या मिल जाता है, सबसे पहले स्कोप था, उसके बाद में परफॉर्म, उसके बाद में लिंक टूट जाता है यार, साई तुमको मिला है क्या, तो तुमको साई ऑप्टेन हो गया, ठीक है। तो साई ऑप्टेन हो गया ना, तो साई ऑप्टेन होने के बाद में तुम क्या करोगे, कंक्लूजन ड्रॉन करोगे। तो कंक्लूजन जो है ना, तो कंक्लूजन जो है ना वो तुमको देखना पड़ेगा कि कंक्लूजन जो है ना वो तुम्हारे अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टांसेस में। तो अप्रोप्रिएट अगर कंक्लूजन है ना तो उसके बाद में तुम क्या जाएगा तुम्हारा, रिपोर्ट जाएगा। रिपोर्ट जाएगा, रिपोर्ट भी तुमको देखना पड़ेगा एज पर जो तुम्हारा वर्क जो तुमने परफॉर्म किया ना उसके रिजल्ट के हिसाब से मैच करता है क्या। एंड उसके बाद में तुम क्या करोगे, उसके बाद में तुमने क्या करना है, और एक चीज़ को, एक्सेप्शनल चीज़ को तुमने क्या करना है, देखना है। एक्सेप्शनल जो चीज़ है ना उसको तुमने देखना है कि प्रॉपरली उसको रिजॉल्व किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो स्कोप देखो, परफॉर्म करना, साई ऑब्टेन करना, कंक्लूजन, रिपोर्ट एंड एक्सेप्शनल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमने देखना है, इसमें कुछ निमोनिक्स वगैरह नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस में तुम क्या करो, याद रखो तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। इतना लंबा दिख रहा है ना, मैं क्या बोलता हूँ, इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं। सर काट क्यों रहे हो, इसको हम हॉरिजॉन्टल ऐसे ही कर सकते। तो सबसे पहले स्कोप देखो, उसके बाद में परफॉर्म करो, उसके बाद में साई, उसके बाद में कंक्लूजन, उसके बाद में रिपोर्ट एंड उसके बाद में एक्सेप्शनल आइटम्स, एंड ये सबको हटा दो। स्कोप देखो, परफॉर्म कर लो, साई ऑब्टेन कर लो, कंक्लूजन रीच कर लो, रिपोर्ट दे दो, एक्सेप्शनल, बात खत्म, बात खत्म, एडुकेट हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, ठीक है दोस्त। अभी क्या बात आती है देख, अभी तुझे रिव्यू करना है, अब तू कहाँ पे आता है, अभी तेरा काम, काम से अभी हो गया तेरा, ठीक है। काम से हो गया तेरा, काम से मतलब
वर्क का जो यूज कर रहा था, वर्क का यूज हो गया तेरा। अभी तुझे क्या करना है, इंटरनल ऑडिटर का यूज करना है। तो रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर। अब तू कहाँ पे आ गया, तू फिर से वहां पे आ गया जहाँ पे तुझे क्या करना है, जो इंटरनल ऑडिटर ने काम किया ना उसके काम को रिव्यू करना है। अभी देख भाई साहब, एक्सटर्नल ऑडिटर शाल डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर। ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, डीआरएस करेगा ऑन द एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे 220 में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात होती है, ठीक है। सफिशिएंट टू बी सेटिस्फाइड दैट साई हैव बीन ऑब्टेन्ड टू सपोर्ट द कंक्लूजन। तो कितना सफिशिएंट तुम्हारा जो रिव्यू होगा ना, तुम्हारा डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू होगा ना, कितना सफिशिएंट होगा, इतना सफिशिएंट होगा टू बी सेटिस्फाइड दैट कि साई तुम्हारा ऑप्टेन हो चुका है टू सपोर्ट द कंक्लूजन। तो जब तक तुमको साई ऑप्टेन नहीं होता है, तुम क्या करो, डायरेक्शन सुपरवाइज एंड रिव्यू करते जाओ उसके इंटरनल ऑडिटर का, ठीक है। इन डूइंग सो ऐसा करते करते the NTE of Direction, Supervision and Review shall recognize that internal auditor are not independent of the entity and review procedures shall include external auditor checking back to the underlying audit evidence for some of the work performed by the internal auditors। तो ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, ये फालतू सी बात करता है, क्या बोलता है कि भाई साहब जो तू क्या करेगा, तू सॉरी डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू जब करेगा ना, तो डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू जब करेगा ना, तो उसका नेचर टाइमिंग एक्सटेंड जो है ना, इसमें तेरा कितना नेचर टाइमिंग एक्सटेंड होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि अगर वो जो बंदा है ना इंटरनल ऑडिटर, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो तुझे आइडेंटिफाई हो जाए। क्या बोल रहा है, इंटरनल ऑडिटर आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। तो तेरा जो डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू है ना, उसका नेचर टाइमिंग एक्सटेंड इतना होना चाहिए कि शाल रिकॉग्नाइज दैट इंटरनल ऑडिटर आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। एंड दूसरी चीज, द रिव्यू प्रोसीजर्स में तुम्हारा क्या इंक्लूड होना है, क्या ऐड करना है तुमने रिव्यू में, दैट द एक्सटर्नल ऑडिटर चेकिंग बैक टू द अंडरलाइंग ऑडिट एविडेंस फॉर सम ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिटर। मतलब क्या, जो इंटरनल ऑडिटर ने कुछ काम किया ना, उसके काम का डायरेक्टली जो तुम्हारा जो ऑडिट एविडेंस है ना, वो अंडरलाइंग ऑडिट एविडेंस भी तू चेक कर पाए। ये रिव्यू में तेरा क्या होना चाहिए, रिव्यू के प्रोसेस में ये ऐड होना चाहिए। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखेगा, कुछ कुछ चीजें तेरे ऐसे होनी चाहिए रिव्यू में कि तू क्या करेगा, सीधा अंडरलाइंग ऑडिट एविडेंस जो इंटरनल ऑडिटर ने ऑब्टेन किया है ना, उसको जाके भी तू चेक कर सकता है, चेकिंग बैक टू द अंडरलाइंग ऑडिट एविडेंस फॉर सम ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, ये चीज तेरे इसमें आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर, तो देख ये इंपॉर्टेंट बात आती है, ये है मजेदार सीन, ये बहुत ही मजेदार सीन है। प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटर्न कंफर्मेशन। तो इंटरनल ऑडिटर को तू यूज करता है ना डायरेक्ट असिस्टेंस, उससे पहले तूने क्या करना है, तूने ऑब्टेन करना है WR। तुमने रिटर्न एग्रीमेंट ऑब्टेन करना है, रिटर्न एग्रीमेंट, रिप्रेजेंटेशन नहीं, एग्रीमेंट ऑब्टेन करना है। मतलब तूने क्या करना है, दो लोगों के साथ में बात करने है जाके एंड बोलना है कि भाई साहब मुझे लिख के दे दे तू। क्या, कौन दो लोग है, सबसे पहले एंटिटी के पास में जाओ, उसके बाद में इंटरनल ऑडिटर के पास में जाओ। एंटिटी के पास में जाओ एंड उसको बोलो, एंटिटी को बोलो कि भाई साहब देख, इंटरनल ऑडिटर को मैं यूज़ करूँगा, अभी तू हम दोनों के बीच में नहीं आएगा, ये अभी हमारा हो चुका है, अभी हमारा कनेक्शन बैठ चुका है, तो हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। तो ये जो इंटरनल ऑडिटर है ना, अब ये हमारा है, हम इसको काम देंगे, हम इसको बता देंगे कि कैसे कैसे काम करना है, हम इसको सारी चीज़ें कर देंगे, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू हम इसके काम का करेंगे, अब तू हमारे बीच में नहीं आएगा। ये किसको बोलोगे तुम, एंटिटी को बोलोगे। दूसरी बात इंटरनल ऑडिटर को जाके बोलोगे कि भाई साहब यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगा, यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी जो हमारे बीच में होगा ना, तो एंटिटी को जाके नहीं बताएगा, क्योंकि अभी तो मेरा है ना, अब मैं तेरे को यूज़ करूँगा, तू क्या करेगा, तो उसको एंटिटी को जाके नहीं बता देगा। तो हम दोनों के बीच में जो भी होगा उसको तू क्या करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा। तो यह तू एंटिटी से जाके कुछ लिख के ले ले कि भाई साहब तू हम दोनों के बीच में नहीं आएगा, एंड तू इंटरनल ऑडिटर से भी लिख के ले ले कि तू हम दोनों के बीच में जो होगा एंटिटी को नहीं बताएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखेगा। देख अभी यही चीज़ को तुमने कैसे लिखना है वो देख, ठीक है। ऑब्टेन रिटर्न एग्रीमेंट फ्रॉम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी। तो एंटिटी भाई तो कंपनी दीवारों से तो नहीं लिखेगा ना, दीवार तो नहीं लिखेंगे ना, कौन लिखेगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी। दैट इंटरनल ऑडिटर will be allowed to follow the external auditor's instruction and that the entity will not intervene in the internal auditor's
परफॉर्म्स द एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है, इन द वर्क इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म्स फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर। तो जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर कुछ एक्सटर्नल ऑडिटर का वर्क परफॉर्म करता है ना, वहाँ पे एंटिटी इंटरवेन नहीं करेगी। अभी एंटिटी का कोई संबंध नहीं है, अभी तुम्हारा बन चुका है। तो तुम दोनों जो करोगे ना, तुम दोनों जो काम वगैरह करोगे ना, उसमें एंटिटी इंटरवेन नहीं करेगा, उसमें एंटिटी बीच में नहीं आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, तो रिटर्न एग्रीमेंट एंटिटी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से तुम क्या कर लो, उसको तुम लिख के ले लो, ऑब्टेन कर लो रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद में ऑब्टेन रिटर्न एग्रीमेंट फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर। अब कौन है, अब इंटरनल ऑडिटर है, तो उससे क्या कर लो, उससे ऑब्टेन कर लो रिटर्न एग्रीमेंट दैट दे विल कीप सेफ they will keep confidential specific matters as instructed by external auditor and inform external auditor of any threat to their objectivity and threat to their objectivity। तो एक तो बात आती है दे विल कीप कॉन्फिडेंशियल स्पेसिफिक मैटर जो इंस्ट्रक्टेड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। तो तुम्हारे दोनों के बीच में जो होता है ना, वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखेगा एंड इन्फॉर्म करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर को, अगर उसको कोई थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी आता है ना, तो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि भाई साहब यहाँ पे मैं काम नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा थ्रेट्स टू द ऑब्जेक्टिविटी आ जाता है, ठीक है। तो एक तो कॉन्फिडेंशियल रखेगा और दूसरा तुम्हारा थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी के बारे में तुम क्या करोगे, उससे रिटर्न एग्रीमेंट ऑब्टेन करोगे, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट तो बीच में ही लेता हूँ ना इसको, खूबचे में क्यों, ठीक है। तो रिटर्न एग्रीमेंट के लिए तुम्हारे पास, तुम कहाँ से करोगे, दो लोगों से रिटर्न एग्रीमेंट कर लोगे, ठीक है। एक तो तुम्हारा एंटिटी आएगा एंड दूसरा तुम्हारा कौन आएगा, इंटरनल ऑडिटर आएगा। तो एंटिटी में कौन, एंटिटी में तुम्हारा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने क्या क्या लिख के लेना है, तुमने लिख के लेना है कि जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर है एंड जो हमारा इंटरनल ऑडिटर है, इसके बीच में जो भी काम होता है ना, इसके बीच में तू नहीं आएगा। वर्क जो परफॉर्म किया है ना, जो कुछ भी आता है ना, इसके बीच में नहीं आएगा। शैल नॉट इंटरवीन इसका स्पेलिंग देख लेना भाई साहब बुक में से। एंड इंटरनल ऑडिटर से तो क्या करेगा, इंटरनल ऑडिटर से क्या, तो रिटर्न एग्रीमेंट ऑब्टेन करेगा कि कॉन्फिडेंशियल रख जो भी हमारे बीच में आता है किसी को बताना नहीं है, कॉन्फिडेंशियल रख जो भी हमारे बीच में होता है किसी को नहीं बताना है। एंड अगर तेरे को कोई थ्रेट्स आता है ना, थ्रेट्स, अगर तेरे को कोई धमकी वगैरह देता है, थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी, थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी, अगर ऐसा कुछ आता है ना, तो क्या कर ले, तो उसको हमको बता दे, ठीक है। सॉरी, ठीक है, हो गया तुम्हारा प्रायर टू यूजिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायर टू यूजिंग मतलब यूज़ करने से पहले ही तो ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट है ना, ये कब जा रहा है तेरा, यूज़ करने से पहले, ठीक है। यूज़ करने से पहले ही तेरा क्या हो रहा है, रिटर्न एग्रीमेंट जा रहा है, रिटर्न एग्रीमेंट जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड तुम्हारा चैप्टर खत्म। अब बात आती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड तुम्हारा चैप्टर खत्म लाला, चल, ठीक है। तो ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ आती है वो तुमको देखना है एंड बात खत्म। ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आनी चाहिए तुम्हारा, देखो पहले पढ़ो बाद में समझ में आ जाएगा। The evaluation of existence and significance of threat to the objectivity of internal auditor and the level of competence of internal auditor used to provide direct assistance। मतलब क्या बात हो रही है यहाँ पे, तेरा जो थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी का जो इवेल्यूशन तूने किया था ना स्टार्ट में, एंड जो तेरा लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस का इवेल्यूशन तूने किया था ना, थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी का इवेल्यूशन एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस का, देख डॉक्यूमेंटेशन एक क्वेश्चन आके गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा ना अभी क्या है, नवंबर 24 में ये क्वेश्चन आके गया है एंड सीधा सीधा पूछा था एंड किसी को समझे नहीं। देखो किसी को समझे नहीं, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है, और किसी को समझे नहीं। बोलते कि भाई साहब इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, देखो डॉक्यूमेंटेशन कौन मेंटेन करेगा ये भी तुमको देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन एक्सटर्नल ऑडिटर मेंटेन करेगा, ठीक है। ऐसे किसको एप्लीकेबल है, ऐसे तुम्हारा एक्सटर्नल ऑडिटर को एप्लीकेबल है जब वो यूज़ करता है इंटरनल ऑडिटर को। तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन क्या करेगा,
तूने क्या किया है, तूने ऑब्जेक्टिविटी चेक किया है, उसका कॉम्पिटेंस चेक किया है, एकदम शुरू में देखो, एकदम शुरू से याद करो, हमने वही 2 चीज़ सबसे स्टार्ट में देखी थी। तो 2 जो चीज़ है ना, जो तूने इवैल्यूएट की कर रही है ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन तू मेंटेन कर ले। मतलब तूने कैसे चेक किया है, तूने क्या-क्या देखा है, वो सारे प्रोसेस है ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन तू क्या कर ले, मेंटेन कर ले। फिर क्या बात आती है, बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर। तो बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर। मतलब क्या बात हो रही है, मतलब सिंपल सी बात हो रही है, जो तेरा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क है ना, मतलब तू जो इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया ना, उसका नेचर क्या है, उसका एक्सटेंट कितना है, उसका नेचर क्या है, उसका एक्सटेंट कितना है ना, ये डिसाइड करने का जो तेरा डिसीजन था ना, वो उसका बेसिस क्या था। मतलब किस बेसिस पे तूने डिसाइड किया है कि उसका कितना काम तू यूज़ करेगा, उसका कितना एक्सटेंट तक तू काम यूज़ करेगा। मतलब क्या, ये हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, जो तुम्हारा क्या होता है, जज रॉक करता है तो जजमेंट कितने इन्वॉल्व है उसमें, रिस्क कितना है उसमें। देख कौन सा वाले पॉइंट आते हैं, जो 4 नंबर वाला था ना, देखो यहाँ पे, ये इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं ना, जजमेंट कितने थे, रोम कितना था, ऑब्जेक्टिविटी क्या थी, कॉम्पिटेंस कैसा था। तो इसका जो बेसिस है ना तुम्हारा, ये बेसिस को तुम क्या कर लो, डॉक्यूमेंट करके रख लो कि किस बेसिस पे तुमने डिसाइड किया है कि कितना तुम्हारा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क तुमने क्या किया है, परफॉर्म किया बाय इंटरनल ऑडिटर्स, परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर्स एंड हु रिव्यूड द वर्क। फिर तुम्हारी बात आती है, तुम्हारी बात क्या आती है, फिर तुम्हारी बात आती है, किसने काम को रिव्यू किया है, who reviewed the work performed and the date and extent of that review in accordance with 230। मतलब क्या, 230 में हम क्या बोलते हैं, किसने काम परफॉर्म किया, उसको तुमने क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है, उसका डेट भी तुमको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। उसके साथ में किसने रिव्यू किया, उसको भी तुमको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, उसका भी डेट तुमको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी तुमने क्या करना है, किसने रिव्यू परफॉर्म किया है वो तुम क्या कर लो, डॉक्यूमेंट कर लो, एंड डेट भी उसका डॉक्यूमेंट कर लो, कितने एक्सटेंट तक रिव्यू तुमने परफॉर्म किया है उसको भी तुम क्या कर लो, डॉक्यूमेंट कर लो। उसके बाद में जो तुमने ऊपर रिटर्न एग्रीमेंट लिए थे ना, किससे, एनडीटी से एंड तुम्हारा इंटरनल ऑडिटर से, तो रिटर्न एग्रीमेंट जो है ना, ये रिटर्न एग्रीमेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल ऑडिटर। ये जो एग्रीमेंट तुमने ऑब्टेन करे है ना, इसका क्या था, इसका क्या काम था, इसका काम था उसको डॉक्यूमेंटेशन में तुमको लगाना था, डॉक्यूमेंटेशन में लगा दो फिर। एंड वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर बाय इंटरनल ऑडिटर्स हु प्रोवाइडेड डायरेक्ट असिस्टेंस ऑन ऑडिट एंगेजमेंट। तो उसने जो काम किया है ना, उसके वर्किंग पेपर्स को तुम क्या करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। तो यही बात जो है ना, मैं आपको कब से कहना चाहता था कि वो उसने जो काम किया ना, उसमें सबसे पहले तुम क्या देखते हो, स्कोप वगैरह देखते हो, परफॉर्मेंस में तुम प्लान परफॉर्म, वो सारी चीज़ देखते हो, सुपरवाइज रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन। क्यों, क्योंकि भाई उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे हो, तो तुम ना काम नहीं कर रहे हो, उसने काम किया है, तो उसने काम जो किया है ना, उसको तुमको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो तुम यूज़ करोगे, उसके जो वर्किंग पेपर्स है ना, उसके वर्किंग पेपर्स को तुम यूज़ करोगे, तुम उसको डॉक्यूमेंट करोगे। तो वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर बाय इंटरनल ऑडिटर हु प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट। नोट दिया है, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर प्रोहिबिटेड है ना, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर। मतलब अगर लॉ भाई ने बोला है कि भाई साहब तो डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ऑब्टेन नहीं कर सकते, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर है ना, उसने कंसिडर करना है क्या, ए प्रोहिबिशन जो है ना अल्सो एक्सटेंड टू द कंपोनेंट ऑडिटर। मतलब ए प्रोहिबिशन है ना, क्या वो कंपोनेंट ऑडिटर को भी एप्लीकेबल हो जाता है क्या, मतलब तुम्हारा ऐसे 600 को भी एप्लीकेबल हो जाता है क्या। अगर इफ सो, टू एड्रेस दिस कम्युनिकेशन टू द कंपोनेंट ऑडिटर, अगर होता है तो उसको तुम क्या कर लो, कंपोनेंट ऑडिटर को एड्रेस कर लो, बता दो, ठीक है। तो आखिर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट क्या है तुम्हारा, द इवेल्यूशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी एंड तुम्हारा लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। फिर उसके बाद में बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग क्या, तुम्हारा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर, किसने काम को रिव्यू किया है, किस दिन किया है, एक्सटेंड कितना था तुम्हारा। उसके बाद में रिटर्न एग्रीमेंट जो तुमने ऑब्टेन करे हैं, दोनों के दोनों रिटर्न एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट कर लो एंड उसके वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंट कर लो। सर इसको याद कैसे रखना है, देख भाई साहब, याद रखना कैसे है, देख इसमें कुछ ऐसा निमोनिक्स वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है तेरे को, सिंपल सी चीज़ है। ये ऐसे में सबसे ज़्यादा हमने चीज़ क्या देखी है, जज रॉक।
जज रॉक करना है तुझे हर जगह पे तुमको क्या देखना पड़ता है, जज कैसे रॉक करता है, ठीक है। मतलब जजमेंट जजमेंट तुम्हारा रॉम देखना पड़ेगा तुमको, एंड ऑब्जेक्टिविटी एंड तुमको लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देखना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक बात है कि तू लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी चेक करना ही पड़ेगा, तेरे को करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम यूज ही नहीं कर सकता है। तो जब तू इवेल्यूशन करेगा ना, ये इवेल्यूशन कौन से पॉइंट है, ये तुम्हारे ऊपर के पॉइंट है, देख, इवेल्यूशन ऑफ तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी एंड इवेल्यूशन ऑफ तुम्हारा कॉम्पिटेंस। तो जो इवेल्यूशन का जो तुमने किया है ना, उसका तुझे क्या करना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। फिर तुम्हारा नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट कितना तुमने उसके काम का यूज करना है ना, इसका जो डिसीजन है ना, इसका बेसिस क्या था, तूने किस बेसिस पे डिसाइड किया, वही तुम्हारा जज रॉक के बेसिस पे ही तुमने डिसाइड किया, तो इसी को ही तुमने डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद में तेरा काम रिव्यू करने का तो बनता है, तो रिव्यू तो करेगा। तो रिव्यू किया है, किसने किया है, क्योंकि रिव्यू के बिना तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो रिव्यू किया है, किसने किया है, कौन से डेट पे किया है, एंड उसका एक्सटेंड क्या था। फिर रिटर्न एग्रीमेंट तूने ऑब्टेन किया है ना, तो एग्रीमेंट जो तूने ऑब्टेन किया है ना, उसको तू डॉक्यूमेंट कर ले, एंड उसके वर्किंग पेपर तो तुझे डॉक्यूमेंट ही करने पड़ेगा, क्योंकि काम तूने नहीं किया है, काम उसने किया है। तो काम जिसने भी किया है ना, तेरे पास वर्किंग पेपर तो होने चाहिए, तो उसके वर्किंग पेपर तू डॉक्यूमेंट करेगा। अब समझने की बात ये आती है कि इसको याद कैसे रखना है। देख, याद रखने का वैसा तो कुछ ऐसा अमेजिंग टेक्निक नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तेरे को बता सकता हूँ, अगर तेरे पास ये नोट्स है ना, तो तू ऐसा ऐसा याद रख सकता है कि सबसे पहले ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट्स में तूने यहाँ से देख, तेरा आखिरी पेज पे एकदम क्या है, तेरे आखिरी आखिरी पेज में एकदम आखिरी में तेरा डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। इस पेज के ऊपर जो कुछ भी है ना, वो सब तुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। जो कुछ भी है, क्या क्या मतलब होता है जो कुछ भी है। सबसे पहला पॉइंट, इवेल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया तेरा, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद में तेरा जज रॉक का पॉइंट हो गया, वो दूसरा पॉइंट छोड़ दे। तीसरा पॉइंट क्या है तेरा, रिव्यू का है। रिव्यू रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर, ये तेरा कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट क्या है तेरा, चौथा पॉइंट क्या है, जो तेरा रिटर्न एग्रीमेंट का पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट है, ठीक है। तो ये तेरा पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट छोड़ दे, तीसरा पॉइंट है, एंड ये चौथा पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट तो हो गए, 3 पॉइंट तो हो गए। तो बेसिस फॉर डिसीजन में तुम्हारा क्या आता है, जज रॉक आता है, एंड वर्किंग पेपर तो तुमको नोट डाउन करने ही करने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि इस टेक्निक से तू क्या करेगा, याद करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये से 610। अब हम पूरे चैप्टर के कर देंगे क्वेश्चंस फटाफट। हम क्या करते, वीडियो को पॉज करते, और यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चंस एंड रिवीजन है ना, अगले वीडियो में लेते, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।